टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अच्छी मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, इसलिए हमारे बैंड को अस्सलाम वालेकुम। क्यों और मैं रोज़ाना सुबह आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करता हूँ कि ये बजाएं और आज वो बजाएं, लेकिन बस कुछ गलत चीज़ें ना बजाएं, ठीक है ना, अच्छी चीज़ें बजाएं ताकि हम सब, हमारा मूड अच्छा हो, आज का दिन अच्छा हो, एक अच्छी एनर्जी के साथ। ख़वातीन और हज़रात, आज का शो शुरू करना चाहता हूँ एक ऐसी बात पर जिससे दिल थोड़ा टूटेगा सबका, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई और नहीं, हर चीज़ की वजह मुझे लगता है हम ही लोग हैं, तो हम ही उसकी वजह है। कल मैं रात को तकरीबन कोई यहाँ शूटिंग से फ्री हुआ अपने ड्रामे की, मैं मॉल गया और अच्छे एक रिप्यूटेबल मॉल चला गया, नाम नहीं ले सकता। वहाँ पर फैमिली आई हुई थी, उनके साथ छोटे बच्चे थे, एक दादी टाइप का एक फिगर भी थी, दादी थी और ख़ातून थी, दो बच्चे थे, दादी थी या नानी थी, दैट आई डोंट नो, लेकिन वो लोग जा रहे थे और वो एक बच्चा था तकरीबन कोई 11-12 साल का, उनका बेटा था, एक बेटी थी, और वो इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे अपनी दादी या नानी के साथ, और जो वालदा थी वो बच्चे को एक को घसीटते हुए ले गई, दो बच्चे पीछे आ रहे हैं बदतमीज़ी करते हुए, वो दादी बेचारी इस तरह करके चल रही थी। मुझे सिर्फ ये एहसास हो रहा था कि ये 2022 आ गया है, हम लोग इतनी अवेयरनेस फैला चुके हैं, हम लोग ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मुल्क कितना तरक्की कर चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हमें रिश्तों का तकद्दुस समझ में क्या नहीं आ रहा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने ज़्यादा पॉलिश होने के बावजूद, मॉल के अंदर आप, इतने महंगे मॉल के अंदर आप शॉपिंग कर रहे हैं, इतने सारे आपने थैले उठाए हुए हैं, अच्छे अपने लिबास से, अपने पूरी रानाई से आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छी फैमिली के लग रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये तमीज़ नहीं सिखाई कि आपके जो दादा हैं या दादी हैं उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, और यही चीज़ आप लोग इस वक्त रियलाइज़ नहीं करते। यही बच्चे कल को जब जवान होंगे तो इनके बच्चे आपके साथ यही रवैया रखेंगे, क्योंकि आप इनको वही सिखा रहे हैं। मैं इतना कल ज़्यादा एक अजीब दिल बर्दाश्त हो गया, और आपको पता है आजकल तो एक मुझे कभी कभी लगता है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एक बुरी चीज़ है लेकिन उसका एक अच्छा असर पड़ता है, लेकिन बुरी चीज़ नहीं कहना चाहिए। एक मास्क के बारे में बात करूँ, मास्क लगाने के बाद हम लोग जो एक्टर्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा लोग पहचान नहीं पाते, और वो कहीं भी फ्रीली हम लोग आप लोगों की तरह जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो मास्क लगा के मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं इनसे पूछूं या बात करूं, लेकिन एक वो बात करते हुए भी इतना अजीब सा लगता है कि पता नहीं इनके घर के क्या मसले होंगे। वो बच्चे इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे, जिस तरह वो एड्रेस कर रहे थे उनको, और वो बेचारी अब एक वो तो ना दादी और नानी या दादा या जो नाना होते हैं वो इस एज में होते हैं कि वो इग्नोर करते हैं, नहीं बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एटीट्यूड है ना कि अरे यार ये तो बच्चे हैं, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। यही तो वो वक्त है जब उन्हें सबसे ज़्यादा नशोनुमा की, ब्रेन्स की, उन तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है यही बच्चे होते हैं जो बड़े होकर इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, एक मुकम्मल इंसान बनेंगे, किसी के हस्बैंड बनेंगे, किसी के बाप बनेंगे। और मतलब इस एज में जो कि आई थिंक 10-12 साल एक ऐसी एज होती है जब आपकी शख्सियत निखर चुकी होती है और आप आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन खुदारा प्लीज़, मुझे तो इतना कल अफसोस हुआ। अब हम अगर ये जिस तरह भी कह लें कि नहीं ये तो चंद एक लोग ऐसे होंगे, हम तो ये नहीं सिखाते, हमारा बच्चा तो कभी ऐसा नहीं करता, आपको पता होगा। मुझे लगता है हर माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में पता होता है कि वो कहाँ घपला कर रहा है और कहाँ वो सही है, कहाँ बदतमीज़ी कर रहा है। तो एक चीज़ हमें हमेशा से एक मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो ये कि जो पाकिस्तान है साउथ एशिया का, उन आपको पता है हम लोग उन चंद ममालिक में से हैं जो बचे जहाँ अभी तक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ अभी तक रिश्तों का तक़द्दुस है, जहाँ अभी तक अदब है। आपको पता है उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें आप, तुम और तू का आंसर है। इंग्लिश में तो देखिए जस्ट यू, लेकिन अगर आप देखें उर्दू में आप है, तुम है, मतलब एक कैटेगरीज है, एक डिग्रीज है रिस्पेक्ट की। और हम लोग कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, हमारी जो ज़बान है, हमारा जो कल्चर आज तक कर रहा है, लेकिन हम क्या गुजरते वक्त के साथ साथ इसको पीछे छोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो खुदारा आज से ये अहद कीजिए कि अपने बच्चों की आप बहुत शानदार तरबियत करेंगे, और जितने भी रिश्ते अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में दिए हैं, जो बुज़ुर्ग हैं,
और बुजुर्ग की मेरी बात है कि कोई भी आपसे उम्र में बड़ा हो, वो कोई भी जॉब करता हो, आपके घर में चाहे वो सफाई के लिए आते हो, चाहे आपके वो बॉस हो, उनकी इज्जत करना आप पे एक बराबर है और वो आप पे फ़र्ज़ है और आपको वो करनी चाहिए, क्योंकि आप हर वक्त उसके अल्लाह ताला आपको देख रहा है, हर वक्त आप उस कटहरे में खड़े हैं जहाँ आपकी जजमेंट हो रही है, जहाँ आपका अच्छा और बुरा लिखा जा रहा है। तो प्लीज़ ये मत भूला करें। आज का शो आगे बढ़ाते हैं ख़वातीन और हज़रात। आज का एक बहुत ही धुआंधार शो आपके लिए लाइनअप किया है। डॉक्टर बिल्कीस होंगी हमारे साथ, हर्बलिस्ट हैं, शेफ़ मुनीज़ा होंगी, एडवोकेट शबाना अली होंगी और हाँ, डॉक्टर बिल्कीस आज बात करेंगी हार्मोनल इम्बैलेंस पे और एक बड़ी ज़बरदस्त चाय वो हमें बना के दिखाएंगी। ऐसे खुश मत हो, वो हार्मोनल डिसबैलेंस को सही करने की चाय, तो कोई खाने पीने की बात हो सब खुश हो जाते हैं सेट पे। तो चाय वो बनाएंगी कि जितनी भी खवातीन को या मर्द हजरात को हार्मोनल डिसबैलेंस है, आपने सुना होगा, और कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस आइडेंटिफाई नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे नहीं, मेरे तो बस ऐसे ही हाथों पे बाल आ रहे हैं, मुंह पे बाल आ रहे हैं। जो डिसबैलेंस होता है, आज जो हमारी डॉक्टर बिल्कीस है इस बारे में बात करेंगी। कोई भी आपका सवाल हो आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी क्या कह रहे हैं? अच्छा, जो भी एक तो हर वक्त आपको पता है ना, नई नई न्यूज़ आती रहती है और वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, हमारा काम ही है। डॉक्टर बिल्कीस हार्मोनल डिसबैलेंस की इम्बैलेंस की बात करेंगी और आज चिकन का कुछ शेफ़ मुनीज़ा बना रही हैं और उसके साथ एडवोकेट शबाना अली होंगी। आज फिर एक डोमेस्टिक मसला लेके हम आपके सामने आए हैं जो कि बहुत ही गंभीर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल उस वक्त बताऊंगा जब हम उसको डिस्कस करने के लिए बैठेंगे। लेकिन फिर उसी तरफ आते हैं ख़वातीन और हज़रात, जहाँ पे रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया जाता है, जहाँ पे बड़ों की इज्जत नहीं की जाती, जहाँ पे अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत नहीं करवाई जाती, वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती। ये दुनिया गोल है, आप जो करेंगे वही आपके आगे आएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ पानी बचाइए और दरख्त लगाइए। दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हम लोग तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं, पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन आप अपने तौर पे अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? दरख्त लगाएं। अगर आपको सड़क के ऊपर कहीं भी किसी कोने में अपनी गली में कोई ऐसा स्पॉट मिलता है जहां घास हो, जहां दरख्त उग सकता हो, फौरन वहाँ पे आप नीम का दरख्त लगाएं, आप अमलतास का दरख्त लगाएं, आप गुलमोहर का दरख्त लगाएं। ये वो दरख्त है जिनकी ठंडी छाँव होती है और सदका जारिया है। ये मैं आपको बताऊं, जब तक वो दरख्त कायम और दायम रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। आपकी जो देखिए, गुनाह तो हम सब करते हैं, वो गुनाह धुलते रहेंगे। हमें इस तरह के काम तो करते रहने चाहिए जिससे हमारे गुनाह धुलते रहें। तो दरख्त ज़रूर लगाइए। दरख्त बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एनवायरमेंटल चेंज में। एक इतनी अच्छी बात मुझे व्हाट्सएप पे आई थी कि हम सब लोग चाहते तो हैं कि अपनी गाड़ियाँ दरख्तों के नीचे खड़ी करें, लेकिन दरख्त नहीं लगाते। तो आपने अपनी गलियों में, अपने घर के पास, अपने दफ्तर के पास प्लांट्स ज़रूर लगाएं, ज़मीन में लगाएं, ताकि वो आपकी इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करें। बारिशें हों, उससे माहौल अच्छा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा फैले, आप अच्छा महसूस करें, आपकी तबीयत ज़्यादा बेहतर हो, आप और आगे जाएं। अच्छा, जिस तरह मैं अभी शुरू में बात कर रहा था इसके बारे में, क्या कहते हैं, रिश्तों के तकद्दुस के बारे में, रिश्तों को पामाल करने के बारे में, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ख़वातीन और हज़रात। इसको सीरियसली लीजिएगा, मजाक में मत उड़ाइएगा। आपको अपने बच्चों को आज से ही इस बारे में ट्रेन करना है। कभी कभी ख़वातीन जो होती हैं ना, उनके बीच में एक कंपटीशन होता है। मर्द हज़रात होते हैं, उनके आपस में कंपटीशन होता है। मर्द औरत में, ऑपोजिट जेंडर्स में इतना कंपटीशन नहीं होता जितना सेम जेंडर्स में कंपटीशन होता है। और वो फैमिलीज़ के अंदर भी होता है, वो दफ्तरों के अंदर भी होता है। लेकिन कंपटीशन करें, बट इट शुड बी हेल्दी कंपटीशन। कहीं पे भी किसी की इज्जत पे, ज़ातियात पे आप बात नहीं कर सकते, किसी को आप बुरा फील नहीं करा सकते। और जितने भी आपके घर में दादा दादी हैं, वो इतना खूबसूरत अल्लाह ताला का तोहफ़ा आपको मिला हुआ है। जो ख़वातीन हैं उनके जो सास ससुर हैं, जो मर्द हज़रात हैं उनके जो सास ससुर हैं, जो घर में वालदैन हैं आपके, अगर वो एक दादी भी हैं खाली, या सिर्फ दादा भी हैं, नाना है या नानी है, अगर कोई एक भी है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके घर में कितनी बड़ी फजीलत मौजूद है। एक सोचे, एक पूरा एक घना दरख्त मौजूद है एक्सपीरियंस का, जिससे आप बात कर सकते हैं, मशवरे कर सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितनी भी आप इबादत कर लें वो एक तरफ है, लेकिन अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनके आगे बिछे रहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि आप सोच नहीं सकते। और यही चीज़ ख़वातीन और हज़रात आपके सामने आपकी औलाद लेकर आएगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। आज का एक धुआंधार सा शो शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। जिंदगी में फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जितने भी हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस का मतलब होता है वो वाली बातें जो कि हमने बजाते खुद सुनी सुनाई बातें होती हैं, बजाते खुद सोच ली होती हैं कि यार यूं करते हैं तो यूं हो जाता है, यूं करते हैं तो यूं हो जाता है। मैं एक क्लिनिक पे था, हम लोग शूट करने गए थे वहाँ का एक सेगमेंट, तो वहाँ पे खातून थी, वो कहेंगी मैं इतने अरसे से ग्रीन टी पी रही हूँ, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। लेकिन देखिए मैंने कहा आपको किसने कहा कि ग्रीन टी से वजन कम होता है? नहीं, वो हमने सुना हुआ था। देखिए ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं इससे कुछ नहीं होता। अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं और आप अपनी डाइट सही नहीं कर रहे, आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आपको पता है सोना कितना ज़रूरी है वक्त पे, नींद आपकी होनी चाहिए उस वक्त जब धूप नहीं हो। हम लोग अगर धूप के वक्त सो रहे हैं तो आपको वो नींद नुकसान दे सकती है, आपको पता है ये बात? ये बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह ताला ने नींद और सोना उस वक्त बनाया है जब सूरज की गैर मौजूदगी हो। आप सूरज की गैर मौजूदगी में सोते हैं और दिन के वक्त सिर्फ आप कैलूला करते हैं, जो कि आधे एक घंटे का नैप होता है, जो कि एक एनर्जी बूस्टर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्लियर कीजिए। ये मैंने ये सुना था मैंने वो सुना था, ये चीज़ें नहीं, पानी ला दें, मैंने ये सुना था, मैंने वो सुना था, ये चीज़ें नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख़वातीन और हज़रात की जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो पहले से आपने सोचा भाई यार इससे मैंने ये सुना, उससे वो सुना, नहीं। जब फिटनेस की बात आती है, जब आपकी सेहत की बात आती है, तो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। क्या आज मैंने ग्रीन टी पी ली या मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली, अरे मैं तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया, मैं तो नाश्ता ही नहीं करता। ये सारी फजूल बातें। आपको नाश्ता भी करना है बैलेंस्ड, आपको लंच भी बैलेंस करना है और आपको रात का खाना भी बैलेंस खाना है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी फिटनेस में इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपकी रात की नींद, जो कि आपको वक्त पे लेनी है। इस वक्त अनस शाहिद हमें दिखा रहे हैं गो लीन 360 पे बहुत ही ज़बरदस्त सा फिटनेस रजीम। चलिए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनस शाहिद। एंड मैं हूँ कुबरा अनस। सो आज हम लोग लेग्स का वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि आप लोग अपने घर में इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पास है डंबल और कुबरा के पास है वाटर बॉटल। अगर आपके घर में डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डंबल्स को इस तरह से पकड़ना है एंड लेग्स को इस तरह से ओपन करना है, ठीक है? और स्लो स्लो नीचे आना है, कमर को पीछे करते हुए नीचे जाएंगे। स्क्वाट्स देन अप, स्क्वाट्स देन अप, स्क्वाट्स देन अप। इसी तरह आपने 15 टाइम्स करना है। आपने स्ट्रेट खड़े हो गए, अपने काफ की एक्सरसाइज करनी है इस तरह से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 15 टाइम्स आपने अपनी काफ का वर्कआउट करना है, अपने हील्स उठाने हैं। फिफ्टीन ये करने के बाद आपने 20 सेकंड का रेस्ट देना है। 20 सेकंड के रेस्ट के बाद आपने अगेन दोबारा से ये वर्कआउट फॉलो करना है। अगेन आपने काफ का वर्कआउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 एंड 5। आपने 20 सेकंड का रेस्ट देना है। तो सेकंड वर्कआउट हमारा है लंजेस। तो कुबरा आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको लेके करना है। सो लंज फॉर्म में आ जाए, ठीक है? तो मेक श्योर आपका जो घुटना है वो फ्लोर पे टच होना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10 1
2, 3, 4 एंड 5। चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5। रेस्ट करेंगे। हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे। चल 1, 2, 3, 4, 5। आप देख रहे हैं, आप घुटना भी नीचे लग रहा है, मतलब फुल फॉर्म में करना है। आपने ये नहीं करना कि आप बहुत करीब करीब चले जाएं। कम से कम आपका 2 बालिश का गैप होना चाहिए। चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो हम लोग लंजेस कर रहे हैं। लंजेस हर कोई फर्स्ट टाइम पे नहीं कर सकता अटैम्प्ट, जिस तरह से ये इसका बैलेंस होता है। तो ये चीज़ अगर कोई नहीं कर पा रहा, अगर गिर रहा है, बैलेंस का आउट मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या करना है, सबके घरों में वॉल होती है, दीवार होती है। दीवार नहीं है तो दरवाजे को पकड़ के आप लोग इस तरह से, आपने एक जो लेग्स नीचे जाएगी उसके अपोजिट वाली लेग पे दीवार पे हाथ रखना है और आपने दीवार का सहारा लेके अपने आप को ऊपर करना है इसी तरह। तो इससे आप अनबैलेंस नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, और वो आपका वर्कआउट भी अच्छे से हो जाएगा। फिफ्टीन लेग सीखे। देन अगेन उसी तरह ही आपने दीवार का सहारा लिया और आप स्लो स्लो नीचे जा रहे हैं, घुटना टच करके ऊपर आएंगे। हमने दोनों तरफ से लंजेस बता दी हैं। जो लोग लंजेस प्रॉपर कर सकते हैं तो उनके लिए भी हमने बता दिया है, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी बता दिया है मॉडिफाई, जो कि आप लोग दीवार पकड़ के कर सकते हैं। जो तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है, और बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि हमारा फ्रंट लेग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उनके लिए मैंने एक मॉडिफाई वर्कआउट निकाला है जो कि वो घर पे इजीली कर सकते हैं। चेयर घर पे सबके पास होती है, सोफ़ा है, कुर्सी है, कुछ भी है, घर पे सबके पास होती है। आपने कुछ भी नहीं करना, चेयर पर आराम से बैठे अपने आप को बिल्कुल पीछे टेक लगा लें। टेक लगाने के बाद अपनी लेग्स मिला लें। मिलाने के बाद आपने इस तरह से स्लो स्लो मूव करके ऊपर लेके आना है, देन नीचे स्लो स्लो ऊपर मूव करना है, देन स्लो स्लो नीचे। इस तरह के आपने 15 टाइम्स करना है। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से आपने बैठ के 15 टाइम्स करना है, देन 20 सेकंड का रेस्ट, फिर दोबारा इसको अगेन रिपीट करेंगे। अगेन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोबारा से 20 सेकंड का रेस्ट लेंगे। आफ्टर 20 सेकंड रेस्ट के बाद दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2 3 4 एंड 5। सो आज का वर्कआउट सेशन हमारा था, हमने लेग को टारगेट किया है। सो आप लोग इस वर्कआउट सेशन को अपने घर में फॉलो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये वर्कआउट जो हमने डिज़ाइन किया है ये होम बेस्ड वर्कआउट ही बनाया है, जो कि आप लोग जो लोग नहीं जा पाते किसी भी वजह से जिम, तो वो लोग अपने घर में वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं द मॉर्निंग स्टार में। और हमारा बैंड ये इतने रोमांटिक और ख़ूबसूरत गाने तभी बजाता है जब हमारे सेट पे एक खुशगवार एहसास महसूस होता है सबको। आप सब लोग ज़िंदगी में सुकून चाहते होंगे, और ज़िंदगी में हर इंसान जो तगोदो करता है, भागदौड़ करता है, वो सुकून के लिए करता है। और मैं भी अपनी गर्म कॉफ़ी लेके सुकून कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर तक जो शो है वो एक ऐसे हाथों में जाएगा जहां मेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और वो शो बिल्कुल जो आई हैं हमारी मेहमान, वो ऐसी फ्लाइट लेती हैं कि माशाल्लाह शो को 4 चांद लगा देती है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही दिल फरेब डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम। ये चीज़ कैसी डॉक्टर बिल्किस साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत आप से? कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर बिल्किस। अभी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज हार्मोनल इम्बैलेंस पे हार्मोनल आप कोई बात करना चाह रही जी, हैं। बिल्कुल। प्लीज द शो इज ऑल योर्स। जी अच्छा, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, एक तो ग़िज़ाई बिगाड़ भी है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। अब जब हर्बोलॉजी में हम बात करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करने की बात करते हैं, तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का एक पेज पर होना। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, टेंशन, डिप्रेशन लेंगे, तो भी आपके हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी सिक्रीशंस नज़र नहीं आती, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर रिलाई करती है। कैसे? माँ बनने का अमल का दारोमदार इसके साथ होता है, और जो है आपकी मूड का दारोमदार इसके साथ होता है, आपके मखसूस आयाम कम ज़्यादा, आपकी ओबेसिटी जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। अब हार्मोन्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस घर की चीज़ों से कैसे रखें, आपके मखसूस आयाम टाइम पर कैसे आएँ, कौन से हर्ब्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी है, ग़िज़ाई बिगाड़ का ख्याल करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमेशा एक ही बात आती है कि भाई चिकन हार्मोन से बना है तो चिकन नहीं खाना। हर चीज़ जो हाइब्रिड हो गई है, सिर्फ चिकन नहीं। अब हमने क्या करना है, अपनी बॉडी को उन केमिकल्स के साथ डिटॉक्स करना सीखना चाहिए। बजाय कि आप चिकन बंद कर दो, आप क्या क्या बंद करोगे? सारे फ्रूट्स हाइब्रिड हो गए हैं, सब चीज़ें हाइब्रिड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक इस कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करें या वो जो गवाले वाला दूध है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि कहते हैं कि जो डब्बे का दूध है उस पर ऐसा कैसे हो सकता है। एक जो मैं साइंस आपको बता रहा हूँ, लोगों का ये मानना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध इतनी देर तक बगैर फ्रिज के रखा रहे और फटे नहीं। अच्छा देखें, उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए डब्बे के जाते दूध में हैं ना? डब्बे के दूध में, जिससे वो फटता नहीं है। सही है, और वो जमता भी नहीं है। ठीक है, देखिए नेचर्स के खिलाफ आप जब भी जाएंगे तो आप डिस्ट्रॉय होंगे। लेकिन क्या डब्बे का दूध बनाने वाले वही गाय से दूध नहीं लेते, या उसी का दूध तो होता है ना, लेकिन फिर उसको वो प्रोसेस करते। लेकिन डब्बे का दूध ख़राब नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बजाय कि आप वो दूध इस्तेमाल करें जिसमें बहुत सारा पानी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें डली हुई हो, तो आप डब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट जो है वो फिर प्लांट सोर्स पर आ जाए, जैसे सोया मिल्क पर आ जाए, आलमंड मिल्क पर आ जाए, कोकोनट मिल्क पर आ जाए। आपने मिल्क की जो खुसूसियात है वो तो लेनी है, लेकिन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अनफॉर्चुनेटली डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए इतने बेहतर नहीं हैं, एनिमल सोर्सेज इतने बेहतर नहीं हैं। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि आपने जो है
फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इस्तेमाल करना है। इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है हमारी न्यू जनरेशन। वो जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड्स पर आ गई है और प्रोसेस पर आ गई है, और जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब जो मैं आपको जो ये टिप बता रही हूँ, ये आप जो है 13 से ऑनवर्ड जो ख़वातीन है, चाहे वो 45 की ही क्यों ना हो, अगर अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनके मखसूस आयाम आगे भी सही तरीके से, मतलब कि वो मेनोपॉज में ना जाएं, और उनको लगता है कि उनके हार्मोन्स या उनके मखसूस आयाम वक्त पर नहीं आते, जो डेट है उस पर नहीं आते, तो आप जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने पीना भी सिर्फ एक ही दफ़ा है। वो बनती कैसी है, कहवा बनता कैसा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अदरक आपने लेना है 1.5 इंच का टुकड़ा। अदरक वैसे ही हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है, उस पर मैं डाल रही हूँ अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा। उसमें सौंफ 1/4 टीस्पून आदि टिप है, बहुत सारे मसाइल को हल करने में आपकी मदद करती है। सफ़ेद ज़ीरा, ये भी हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये भी मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अच्छा, इसमें मैं 2 हर्ब्स डालूँगी। गाजर के बीज, उसको मैं पिंच उठाऊँगी, ये भी 1/4 टीस्पून बनेगी। और अज़गन नागोरी, इसको आप पाकिस्तानी जिनसिंग कह सकते हैं। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी मदद करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स की सिक्रीशंस को अच्छा करने में आपकी मदद करती है। आपने सिर्फ इस तरह 2 स्टिक लेना है, या अगर आप पाउडर बना के रखते हैं तो आप ना 1/4 टीस्पून तक आपने पाउडर लेना है। अब इसको इतना खौलाना है, जो 2 कप है वो 1 कप रह जाए। जब ये 1 कप रह जाए तो इसमें आपने डालना है लेमन जूस। ये पहले से मैं इसमें डाल देती हूँ। लेमन को कभी भी पकाते नहीं, विटामिन सी होता है, तो वो जब पक जाएगा तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा। तो लेमन जूस मैंने पहले से कप में निकाल लिया, 1 बड़ा चम्मच। ये इसको अगर खौला लेंगे और ये कम रह जाएगा, तो फिर इसको छान कर रात को सोने से पहले ये कहवा पी लेना है। मखसूस आयाम में इसका इस्तेमाल नहीं करना। एक्सरसाइज करना है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं, उनके एग साइज़ का मसला होता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत सारी कॉलर्स हैं डॉक्टर बिल्किस, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने अभी चाय बनाई है, जी जी, इसको ग्रीन टी ही हम कहेंगे ना? इसको हर्बल टी कहेंगे। हर्बल टी कहेंगे। अच्छा, इसका मखसूस कोई वक्त है पीने का कि आप ये निहार मुँह पिए या खाने रात के? सोने से पहले। रात सोने से पहले? रात सोने से पहले पिए। अच्छा। अच्छा, या जिनके साथ ये मसाइल होते कि उनके जो मखसूस आयाम है वो 3-3, 4-4 महीने डिले हो जाते हैं, तो वो सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, अगर वो अपनी किसी अद्वियात पर नहीं है, स्पेशली वो शुगर की टैबलेट नहीं लेते हैं या थायराइड की टैबलेट नहीं लेते। अच्छा, हमारे साथ मैमूना है, रहीम यार खान से उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैमूना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस से क्या कहना चाहेंगी, बताइए। मेरी बेटी है 4 साल की, उसके बाल बहुत कमजोर हैं, गिर रहे हैं। 7 साल की बच्ची के बाल गिर रहे हैं? 4 साल की। 4 साल की बच्ची के बाल गिर रहे हैं। अच्छा, उसके सर में खुश्की तो नहीं है? जी उसके सर में खुश्की तो नहीं है, डैंड्रफ नहीं तो नहीं, कमजोर हैं बाल बहुत। अच्छा, तो खाना पीना बिल्कुल सही है उसका? नहीं, सिर्फ दूध पीती है, खाना इतनी नहीं खाती। तो फिर बाल गिरेंगे ना बेटा। 4 साल की बच्ची को वही खाना खाना चाहिए जो आप खाती हैं। और बालों का मसला है तो उसको दूध, दही, अंडा, मछली, ये सब चीज़ें ज़्यादा दें। मैं आपको एक नुस्खा बता देती हूँ, वो कीजिएगा, लेकिन जब तक इंटरनली आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसकी ग़िज़ा अच्छी नहीं करेंगे, तो उसके बाल अच्छे नहीं होंगे। आजकल खुबानी आई हुई है, चेरी आई हुई है, उसका इस्तेमाल कराएं। आड़ू है, कितनी सारी चीज़ें, अब इंजीर भी जो है वो आ रही है, तो अगर आप जहाँ रहती हैं वहाँ ये चीज़ें मिलती हैं तो इनका इस्तेमाल करें। बैरूनी तौर पे अदरक का जूस निकाल लें, 1 चम्मच, तिल का तेल ले लें 2 चम्मच, दोनों को मिक्स कर लें और सर की जड़ों में लगा के किसी भी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लें। देखिए, ये नुस्खा आपकी मदद तब करेगा जब इंटरनली वो बच्ची सही होगी। उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाकर
जो टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी का टेस्ट करा लें, पता चल जाए कि खून की कमी तो नहीं हो रही, कोई और मसाइल तो नहीं हो रहे, क्योंकि 4 साल की बच्ची के बाल गिरने नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ख़वातीन और ज़ात एक बड़ी अच्छी बात अभी डॉक्टर साहब ने ये कही है कि कोई भी ब्लड टेस्ट है वो करवा लें। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट से डरते हैं कि नहीं हम टेस्ट नहीं कराएंगे, पर उसमें कुछ आ जाएगा। तो देखिए naturally इन्वेस्टिगेशन जो है ना बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी होती है। जब तक देखिए आप इन्वेस्टिगेट करें, हम छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी में तब्दील ना होने दें। और वो तभी होगा जब उसकी सही वक्त पे तशखीस होगी। मिसेस भट्ट की कॉल है, कराची से उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस भट्ट। मिसेस भट्टी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस भट्टी, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना डॉक्टर साहब से बात करनी है। असल में मुझे डॉक्टर साहब का डायरेक्ट नंबर चाहिए, क्योंकि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ क्लिनिक में। जरूर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, आपको एमसीआर से उनका डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा, और एक सेकंड बात सुनेंगे आप? जी जी प्लीज सुनाइए। आपसे एक कंप्लेन करनी है। कल डॉक्टर खुर्रम का एक प्रोग्राम आया था, मुझे डॉक्टर खुर्रम से ही मिलना है। डॉक्टर खुर्रम ने जो नंबर दिया था उस पे मैं कल से 500 कॉलें कर चुकी हूँ। वो लोग बात ही नहीं कराते, कहते जी डॉक्टर खुर्रम नहीं है, आप 9 बजे के बाद बात करें। अब मैं 9 बजे के बाद भी करी हूँ, बात ही नहीं कराते, वो बात भी पूरी नहीं सुनते। मुझे डॉक्टर खुर्रम का भी डायरेक्ट नंबर चाहिए। अच्छा सुने, आपने उनका नंबर ऑन एयर नोट किया था या बाद में यूट्यूब से नोट किया था? नहीं, डॉक्टर खुर्रम ने एक नंबर बताया था ना। जी जी ये जी 03322911286, ये डॉक्टर खुर्रम ने मुझे नंबर बताया था, मैंने नोट किया था। इस नंबर पे मैं कल से मुसलसल कॉल कर रही हूँ। वो इतने बदतमीज लोग बैठाए हुए हैं कि वो है ना बात ही नहीं कराते, जैसे नहीं है नहीं है। ठीक है, ओके मिसेस भट्टी, आप डायरेक्ट नंबर मिल सकता है? बिल्कुल, आपको डॉक्टर खुरम का डायरेक्ट नंबर मिल सकता है। अभी हम आपको एमसीआर से डायरेक्ट नंबर दिलवा रहे हैं। थैंक हेलो, यू। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिस भट्टी। आपको मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम टेलीविजन पे कोई नंबर अनाउंस करते हैं, हमारे डॉक्टर्स आके, उनको पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी हमारा शो देखते हैं उन्हें कॉल्स आती हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर बिल्किस हो या डॉक्टर खुरम हो, है तो इंसान ही। इनकी भी फैमिलीज हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर वाले हैं, इनको भी वक्त देना होता है। यहाँ पे मौजूद है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल ही अपने आप को वक्फ कर चुके हैं हमारे लिए। तो वो जो वक्त दे रहे हैं वो ज़रूर देंगे, लेकिन जो उनका और एक और नंबर भी मेरे ख्याल से एक और नंबर है डॉक्टर खुरम का, वो आप तक मिस भट्टी को अभी हम लिखवा रहे हैं। अच्छा मिसेस भट्टी को मुझसे भी शिकायत होगी, मैं डायरेक्ट फोन पे बात नहीं करती। डॉक्टर बिल्किस, लेकिन अच्छी बात ये थी जो मिस भट्टी थी, इन्होंने आपको कुछ डायरेक्ट नहीं, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं पेशेंट देख रही होती हूँ तो मैं फोन पे बात नहीं करती। आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं जवाब दे देती हूँ। वॉइस नोट नहीं, वॉइस नोट सुनना 5-5 मिनट का बहुत मुश्किल होता है। सुने, अब उसमें स्पीड आ गई है डॉक्टर बिल्किस, क्या हो गया? नहीं, आप लोग लिख के भेजे। लिख के भेजे, हाँ, पढ़ना ज्यादा आसान। देखिए होता है कि ना, आप किसी से बात करके दोबारा फिर आपके अगर जहन से निकल गया तो आप किसी के साथ ज्यादती ना करें, लिखा हुआ आप फौरन पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक ताहिरा बानो साहिबा हैं साउथ अफ्रीका से, वो कह रही हैं मैं बहुत ज़्यादा उस कंफ्यूजन का शिकार हूँ। वो एक्सपेक्ट कर रही हैं 3 मंथ्स की उनकी प्रेगनेंसी है। वो कह रही कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खाने में नहीं खानी चाहिए। अब उन्होंने लिखा है कि मेरी सास कहती है कि तुम्हें आम नहीं खाने चाहिए, मैंगोज़, तुम्हें मछली नहीं खानी चाहिए, क्या इसमें सच्चाई है? बताएं डॉक्टर प्लीज। आम आप खा सकती हैं, मछली से एलर्जी होती है बाज़ लोगों को, इसलिए मछली, मुर्गी की कलेजी, स्ट्रॉबेरी, और जो है ना बिल्कुल कुछ लोग खाते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, स्ट्रॉबेरी भी आपने नहीं खाना, और पपाया, पपीता नहीं खाना। जो चीज़ें यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है वो चीज़ें आपने नहीं खाना। आम आप खा सकती हैं, लेकिन जब 9th मंथ स्टार्ट हो जाए तो फिर आप पपीता खा सकती हैं, डॉक्टर बिल्किस आपको हेल्प करता है। डॉक्टर बिल्किस, हमें पूरा एक शो करना पड़ेगा जी जी ऑन प्रेगनेंसी कि खवातीन को क्या डाइट लेनी चाहिए और किन चीज़ों पर। हमारे साथ सबा की कॉल है फ्रॉम दुबई, सबा से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन डॉक्टर बल्कि साहबा से बात करनी है। जी जी बताइए। मेरा मुख्तलिफ अयाम का थोड़ा मसला है, तो उसके मुतालिक मैंने पूछना है डॉक्टर साहबा से कि डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं 8-9 साल में शादी को हो गए हैं, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर रही हूँ। कुछ महीनों से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे मखसूस अयाम आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हैं, लेकिन ठीक नहीं होते हैं, ब्रीडिंग मुझे कम होती है। तो प्लीज़ मुझे कोई ऐसा बताइएगा कि मैं इजीली यहाँ पे इनके लेके मार्केट से
डॉट का नुस्खा वगैरह आराम से ले सकूं तो मैं इनके कर सकूं ना, मुझे ब्रीडिंग ठीक हो जाए इनके। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 28 या आई थिंक 29 है शायद। अच्छा, सबसे पहले अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कम कीजिए, मीठा बिल्कुल नहीं खाइए, विटामिन D3 चेक करवाइएगा, ठीक है। और मखसूस आयाम ख़त्म होने के बाद एक अल्ट्रासाउंड लाजमी कराइएगा, सही है। एक्सरसाइज नहीं देखना है, आपके यूट्रस की को देखना है कि क्या मसाइल हैं। और जो मैं भी कहवा बनाना बताया है मैंने, वो आप लोगों के लिए है जिनके मखसूस आयाम वक्त पर नहीं आते या उनके मखसूस आयाम सही नहीं आते। तो ये वाला कहवा आप जो है आप जिस तरह आप बता रही हैं, तो आप सुबह शाम 2 दफ़ा भी पी सकती हैं, लेकिन जितना बताया जाए इसी तरह। और मखसूस आयाम में ये कहवा इस्तेमाल नहीं करना, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो मैंने आपको टेस्ट बताएं वो भी आपने लाजमी कराने। ख़वातीन और हज़रात, वक्त तो आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मिल जाएगा। आपका कोई भी सवाल हो सेहत से रिलेटेड, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं नहीं जाए, हम नहीं जाने दे रहे डॉक्टर बिल्किस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, बगैर टाइम ज़ाय किए डॉक्टर बिल्किस यहाँ मौजूद है। आप कॉल कर सकते हैं और जो जानना चाहें जान सकते हैं अपनी सेहत के बारे में। डॉक्टर बिल्किस, एक चीज़ जिस तरह अभी आप बता रही थी, जो खातून है जो प्रेग्नेंट हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी आप डाइट बता रही थी। अगर किसी खातून ने, जो आप डाइट बता रही हैं कि पपाया या पपीता नहीं खाते, अगर उन्होंने शुरू के अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में खा लिया हो तो वो क्या करें, रिवर्स कैसे करें प्रोसेस? नहीं, कोई बात नहीं, खा लिया तो कोई मसला नहीं। हर एक के साथ तो मिस अबॉर्शन, मिसकैरेजेस नहीं होते ना, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है, इस वजह से मना है। अच्छा, तो क्या उसको 9th मंथ में खाना चाहिए? 9th मंथ में बिल्कुल खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 9th मंथ में हमें वही एक्सरसाइज, वॉक, डाइट करना चाहिए जिससे बेबी की डिलीवरी जो है वो आसानी से हो सके। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली। ख़वातीन और हज़रात, अगर आपका कोई भी सवाल है डॉक्टर बिल्किस से, वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, हमारे कॉलर्स की बहुत ज़्यादा पुरजोर फरमाइश पे आपने जो ग्रीन टी बनाई है, इसका प्लीज़ एक दफ़ा और क्विक रिकैप दे दें। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। आपने 2 कप पानी लेना है, 2 कप पानी लेके उसमें 1.5 इंच का टुकड़ा आपने अदरक डालना है, उसमें आपने 1/4 चम्मच सौंफ डालना है, 1/4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालना है, आपने पिंच जो है आपने गाजर के बीज डालने, आराम से मिल जाते हैं। और आपने जो है 1/4 चम्मच ही अजगन डालना है, या अगर आप जो है साबुत डालना चाहते हैं तो आपने 2 इस तरह की लकड़ियां लेकर इसकी ये डाल देना है। कप में आप पहले से 1 चम्मच नींबू का रस जो है वो निकाल के रखिए। इसको इतना पकाएं कि ये 2 कप से 1 कप रह जाए। जैसे यहाँ बन गया है तो आप इसको छान लीजिए। और पीने का तरीका वैसे ये है कि आपने जो है रात को सोने से पहले पीना है, लेकिन कुछ लोगों के जो है मखसूस आयाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं या बिल्कुल 4-4, 5-5 महीने आते ही नहीं हैं, तो फिर वो सुबह शाम, सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, रात सोने से पहले भी पी सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स आपने ये नहीं पीना, ये याद रखिएगा। और ये 13 से लेकर ऑनवर्ड 45 ईयर्स के बच्चियां तो नहीं कहूंगी, औरतें भी पी सकती हैं। प्लीज डॉक्टर बिल्किस, नहीं, पी सकते हैं। खवातीन मरते दम तक लड़कियां रहती हैं। हाँ, लड़कियां प्लीज, ये बात हमने अपने शो पे बार बार कही है, खवातीन जो भी उम्र हो वो लड़की होगी जी बिल्कुल, ये खातून वातून नहीं, ओनली गर्ल्स। हाँ जी, वो जो है ना उसका इस्तेमाल सारी गर्ल्स पी सकती हैं। सही है। अच्छा, हाँ, एक ताहिरा बानो साहिबा का हमें SMS आया है डॉक्टर बिल्किस। ताहिरा बानो ने हमें साउथ अफ्रीका से, वैसे कि जोहानिसबर्ग से, वो कह रही है कि मेरे कोई 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, इस बार वो ट्विन्स एक्सपेक्ट कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि वो जॉब नहीं छोड़ सकती, और उनके मिसकैरेजेस भी उनकी जॉब पे आने जाने की वजह से ही हुए हैं। कह रही है इस बार भी, कह रही जॉब छोड़ नहीं सकती क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। वो क्या करें कि उनकी प्रेगनेंसी कंट्रोल रहे? देखिए, ऐसे में तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो नेचुरोपैथी में जो चीज़ें होती हैं वो प्रेगनेंसी से पहले से 8वें महीने तक जो है ना इस्तेमाल करना होता है। और हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है बहुत ही बेहतरीन, अनार के फूल और मिश्री।
इसका तरीका ये होता है, जिनके बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, अनार के फूल आप 5 से 6 अदद ले लें और एक छोटा सा टुकड़ा मिश्री का लेके आपने 1 कप खौलते गर्म पानी में रात को डाल लेना होता है और सुबह खाली पेट पी लेना होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। अब आप अपने डॉक्टर्स को विज़िट करें, कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिससे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, देखिए अगर ट्विन्स है तो आपको आराम तो करना है, आराम तो करना है, ऑफकोर्स अपना ख्याल रखना है। आई थिंक ख्याल ये ज़्यादा रखना है। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है बिल्कुल। जब आप ट्विंस और एक्सपेक्ट करें। प्रेशर होता है, मैं आम मतलब कि थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रेशर की वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। आपको चलना वगैरह प्लीज़ आप ना करें तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, जाहिदा खान का मैसेज आया है कि उनका हाथ इस्त्री से जल गया है और वो निशान रह गया उनके हाथ पे, ये नाखूनों के नीचे इस जगह पे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरा भी ये हाथ अभी भी ये थोड़ा सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 महीने पहले का जला हुआ है। बस अगर इस तरह इस्त्री या गर्म पानी किसी से जल जाए तो आपने अब ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। मैं इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी कि क्रीमें लगाऊं, चीज़ें करूं, इसको नेचुरल हीलिंग प्रोसेस पे डाला हुआ है। सबसे पहले जब मेरा हाथ जला तो मैंने क्या किया, अंडे की सफ़ेदी ली, लगा ली, बस पहले तो कच्ची सफ़ेदी? कच्ची। पहले आपने खूब ठंडे पानी के नीचे अपने हाथ को रखना है। जो आप लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं ना, उसमें अगर वाइटनिंग एजेंट वगैरह डाला है तो आप नुकसान उठा सकते हैं, ना करें। तो मैंने सबसे पहले जो है ना, क्योंकि प्रोटीन ही चाहिए था, जला हुआ हाथ है हमारा तो मांस उसी से बना हुआ है, सबसे बेहतरीन है अंडे की सफ़ेदी। आपने उसको अच्छी तरह फेंटा और लगा लिया। अभी भी आप ये कर सकते हैं, अगर आपका ये जला हुआ निशान आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो झींगा मछली, उसका पेट साफ़ करके उसको अच्छी तरीके से सिलबट्टे पे चटनी बना के लगा लें, क्योंकि इस पर कॉपर, सिलीशिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी स्किन को दोबारा रीग्रो करने में आपकी मदद करती है। कौन सी मछली आप कह रही हैं? झींगा जो होता है, झींगा मछली। झींगा मछली, ओके। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सबा, उनसे बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सबा। सॉरी, फरा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल हैं, एक ही बच्ची के बारे में है। एक मसला ये है कि बच्ची की उम्र 6 साल है और मैंने बहुत से ट्रीटमेंट करवाए हैं। बच्ची के ना बालों में खुश्की, डैंड्रफ भी है, उसकी वजह से बाल बढ़ नहीं रहे, उससे बहुत बहुत मुश्किल नजर आती है, मतलब बिल्कुल ऐसे उड़े उड़े और ना उनमें जान नहीं है। और दूसरा सवाल मेरा ये है उसी बच्ची के बारे में कि उसको ना टॉन्सिल्स का बहुत ज्यादा मसला है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको ऑपरेट करवाएं, तो आए दिन एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं उसको ना, मतलब क्या उम्र है बच्ची की? 3, 4 पे, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ 1 माह तकरीबन 3-4 माह पहले उसको ना खांसी हुई थी, तो उसका हमने इलाज करवाया था। उसकी एंटीबायोटिक दवाइयाँ देने की वजह से ना उसके जिस्म पे स्वेलिंग भी आ गई थी। अच्छा तो अभी भी स्वेलिंग जो है पता अच्छा, मैं आपको बढ़ा है थोड़ा सा, तो हमारी आपसे गुजारिश है आप फरा, बच्ची की एज क्या है? आपकी बेटी की के बारे में तो अच्छी से ट्रीटमेंट बताइए। आपकी बेटी की क्या एज है? उम्र कितनी है बच्ची की? 6 साल। 6 साल है, 6 साल की उम्र है। 6 साल। अच्छा देखिए, मैं आपको एक टिप तो बता रही हूँ, मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ, तिब्बे नबवी से है, पहले भी इधर बता चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसके साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप बच्ची को, वैसे 6 साल की है, लेकिन जब हमारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरारे भी कर सकते हैं। जब मैं माओं को कहती हूँ कि गागल्स कराएं, कह रही इतनी छोटी बच्ची कैसे करेगी, तो इतनी छोटी बच्ची को पता है कि वो दूसरी चीज़ें कैसे देखती है, तो आप ट्रेन करेंगे तो कर लेगी। दूसरा, आपने कुस्ते शीरी पीस कर पाउडर बनाकर 2 चम्मच अगर लिया है तो 2 चम्मच इसमें शहद मिलाकर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद शहादत की उंगली से जैसे ऐसे लेकर ना अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के नाश्ते के बाद रात सोने से पहले लाजमी बच्ची को दें। अच्छा, अब क्या इसको नहीं देना, आपने इसको केला नहीं खिलाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं देने, टोमेटो केचप नहीं देना, ठंडा पानी नहीं, कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना है। आपने दूध अगर ये पीती है, पीना भी चाहिए, तो हल्दी वाला या कॉफ़ी डाल के देंगे, कॉफ़ी वाला दूध जो है वो इसको देंगे। और नीम गरम खाने की उसको आदत डालें और हर खाने के बाद थोड़ा सा नमक वाला पानी से गरारे करना सिखा दें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कुनकुना गर्म पानी से। तो इंशाल्लाह आप ये करके देखिएगा। जो आप उसके बालों का हशर बता रही हैं, वो ये जाहिर कर रहा है कि इंटरनली उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उससे बाल भूसे की तरह हो जाते हैं, उसमें खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप घर से हल्दी ले लीजिए 1 चम्मच, उसको सरसों के तेल में अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरीके से
सर पे लगा के हॉट टॉवल करके जो है ना माइल्ड शैम्पू से उसको नहला दीजिए। और उसको जैसे ताकत की चीज़ें होती हैं, जैसे साबूदाना है, उसका इस्तेमाल उसे ज़रूर कराएं। साबूदाने की खीर बना कर दें, लेकिन उसमें भी आप हल्दी लाजमी डालेंगी। इस तरह की चीज़ों से इंशाल्लाह उसको फ़र्क पड़ेगा। उसको यखनी लाजमी दें, रोज़ाना यखनी पिलाएं, तो आप देखें जो उसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अगर टॉन्सिलाइटिस है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, बच्चे ये बताते हैं कि हमारे जो है ना जोड़ में दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ फिर उसका ऑपरेशन आपने कराना होता है, क्योंकि हाइट भी छोटी रह जाती है। और उसको अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और डॉक्टर के कहने पे अमल करें, क्योंकि अब उसको आप जैसे बता रही हैं तो उसको एंटीबायोटिक से भी रिएक्शन हो रहा है, जिससे उसकी बॉडी सॉइल हो रही है, मतलब सूज रही है। तो आप ये सोच लीजिए, सूजन आ रही है। हमारे साथ बुशरा की कॉल है, कराची से, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द डॉक्टर शो। बिल्कीस से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं अभी ना बच्चा कंसीव नहीं कर रही हूँ। मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए हैं और मैं अपना मतलब इलाज करवाती रही हूँ। उसके साथ वो कह रही है कि अंदर आपके ना हो सकता है फिर थोली बन गई। मैंने इंजेक्शन वगैरह काफी लगाए हैं। नहीं, आपने अपने हस्बैंड का टेस्ट कराया सीमेन एनालिसिस का? जी मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट सही आया है। अच्छा ठीक है, तो फिर उन्होंने आपको कहा होगा कि आपकी ट्यूब का टेस्ट होगा, यही कहा है डॉक्टर ने? नहीं, तब उन्होंने कहा कि ठीक है आपके अंडे बनते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बाकी उन्होंने मुझे पहले दवाई देना भी बंद कर दिया। फिर मैं गई हूँ, अब उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट करवाया है, तो मैं बच्चा कंसीव नहीं कर रही हूँ। टेंशन है, एज मेरी 36 है। अच्छा देखिए, अगर मेडिकली आप बिल्कुल ठीक हैं तो एक और टेस्ट करा लें। क्या आपने विटामिन D3 का टेस्ट कराया है? विटामिन D3 सारे मेरे टेस्ट क्लियर आए हैं। मैंने विटामिन D3 का टेस्ट कराया है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी मैम, मैंने करवाया है। कितना आया है वो? वो मेरे ना वो थोड़ा सा कम आया है। मैं यही आपसे कहना चाह रही थी, विटामिन D3 कंसीव करना चाहती हैं तो उसकी जो रेंज है उसका मिडल बनता है 70। हमारे यहाँ ख़वातीन कहती है सफिशेंट है, क्योंकि 30 पे हैं। तो आपने विटामिन D को ऊपर लेके जाना है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, वो आपको विटामिन D के जो टैबलेट्स वगैरह दे या इंजेक्शन्स का कहे, वो कोर्स आप लोग 3 महीने करके छोड़ देते हैं। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाता है फिर ख़त्म हो जाता है। आपने वो टेस्ट कराना है, अपना विटामिन D3 बिल्कुल सही करना है। आपके और आपके हस्बैंड के लिए यहाँ एक बूटी रखी है जिसे कहते हैं अजगर नागोरी। इसका कहवा बना के सुबह शाम आप दोनों पीजिए। अल्लाह आपको साहिब औलाद करे, अल्लाह आपको औलाद की खुशियाँ जो है ना नसीब करे। ठीक है, आप ये कीजिएगा और रिलैक्स रहें। अभी 3 साल हुए हैं, अल्लाह गफूर रहीम अपना करम करेंगे। जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो ज़रूर कीजिए। डॉक्टर बिल्कीस, मुझे ये एक बिल्कुल ऑफ टॉपिक में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं। आप एक काबिल खातून हैं डॉक्टर बिल्कीस। कभी कभी मुझे लगता है कपल्स से ज़्यादा जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें बच्चा चाहिए होता है। बहुत वो शादी के दूसरे महीने ही पूछना शुरू कर देते हैं बच्चा कब होगा। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही करें। ये सोशल इशू है जिसकी वजह से ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं। यहाँ तो इनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने टेस्ट करा लिए। मेरे पास तो ऐसी पेशेंट आती हैं जो 10 साल अपना इलाज करा के बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुकी होती हैं, टैबलेट्स खा के, दवाइयाँ खा के, इंजेक्शन्स लगा कर। उसके बाद उनके हस्बैंड में खामी निकल आती है। तो आप बताएं, ये हमारा माशरती बिगाड़ी है। आप बिल्कुल सही और कह बहुत रहे हैं। बुरा मानते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हस्बैंड का टेस्ट करा। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे उनकी मर्दानगी पे कोई बात और लड़ाइयाँ हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, घर छूट जाते हैं। ये माशरती बुराई है, इससे बचना नहीं। चाहिए। और डॉक्टर बिल्कीस, मुझे लगता है ये बहुत जहालत से भी इसका काफी ज्यादा ताल्लुक है। बिल्कुल। अगर एक कपल है, उसकी शादी हो गई है, वो उनको उनके फैसले खुद करने दें, अल्लाह ताला को उनके फैसले करने दें। आप कौन होते हैं उनकी जिंदगी में टांग अड़ाने वाले। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है।
सूरत इसे बचाना है। दरियाओं का मीठा पानी बहता खो जाता पानी, ये बहर में गुम हो जाता है, कितना जाया हो जाता है। बेटोक ये खींचा जाता है और ज़ेर ज़मीं कर जाता है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। बिन मोल नहीं अनमोल है ये, लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असर व ताकत से इसे ज़ेरे ज़मीं से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी ज़मीं तक ना मोड़े। नहरों से रिश्ता पानी हुआ सेम ज़दा खारा पानी, इस जहर को खारिज करना है, नुकसान से सबको बचाना है। नई तर्ज से बीज लगाना है, कम खर्च में फसल उगाना है। चश्मे झरने नहरें दरिया कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी उसे जहर से पाक बनाना है। साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना है। खवातीनों हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है हमारी किचन क्वीन और आपके लिए गाना बजाया गया सानू नहर वाले पुल पे बुला के। अच्छा, देखिए, और वो सोना माही वो तो बेचारे घर में है ना। हाँ, ऑफिस में इस वक्त चले। हमारी हमदर्दी उनके साथ है। हाँ, हाँ, लेकिन चलिए बस, कोई बस, बात बस। नहीं, जो आगे सारी बढ़ाते हैं। हमदर्दी खवातीनों आपके हजरात, साथ है। काम की बात है कि डॉक्टर बिल्किस को हमने जाने नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से नहीं डॉक्टर बिल्किस, आपका वक्त मिलता हमें तो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके कोई सवाल है डॉक्टर बिल्किस से, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर बिल्किस से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, आज हम आपको बड़ा ज़बरदस्त क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन चंपारण, जो बेसिकली जो है क्या चिकन चंपारण, चिकन चंपारण। यस, ये जो ये है तो अजीब सा नाम नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने कोई नाम सुना है पहले? नहीं। हाँ, ये एक्चुअली डॉक्टर साहब नेचुरोपैथी में बताए चिकन चंपारण। अगर किसी को ये मर्ज हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, उसको 2-3 इंजेक्शन लगाने चाहिए ताकि उनके जिस्म के कीड़े मर जाए। सुनो, सही बोला, चिकन चंपारण। हाँ, एग्जैक्टली इसका नाम है। इसको मटका गोश्त भी आप कह सकते हैं। और ये एक्चुअली आई है हमारे पड़ोसी मुल्क की एक शहर का नाम है चंपारण, ये वहाँ जो है ये डिश क्रिएट की गई है। तो हमने कहा इंडिया में, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि वो उस सिटी का नाम है, तो उस सिटी का नाम ही इन्होंने इससे मंसूब कर लिया ना। अच्छा, चंपारण। हाँ, तो अब जो है इसको आप मटका गोश्त भी कह सकते हैं। और ये मटन में बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम इसको आपको चिकन में बनाना बताएंगे कि आप चिकन में किस तरीके से बना सकते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पून ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम चिकन ले ली है। ठीक है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो है वो देगी लाल मिर्च शामिल करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इसको खूबसूरत सा कलर देगी। साथ इसके अंदर हम जो है नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे, और जो है इसके अंदर जाएगा धनिया ज़ीरा पाउडर। ठीक है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, वो हम शामिल करेंगे। और साथ में जो है हल्दी जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और जो है ये सारा जितना भी गरम मसाला है ये हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें हम एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर रहे हैं, एक ये फूल शामिल कर रहे हैं बादियान का, साथ में ये बड़ी इलायची जा रही है, 2 छोटी इलायचियाँ जा रही हैं। ठीक है, और 1 तेज़पत्ता जा रहा है, 4 से 5 काली मिर्चें जा रही हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये लहसुन जो है हम पूरा इसी तरीके से जो है इसको साबुत रखेंगे, और इसके अंदर हम जो है फाइन चॉप प्याज शामिल करेंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम शामिल करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल भी जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा था हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जो कि डॉक्टर बिल्की से बात करना चाहती हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद है, कोई सवाल? हाँ जी, मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी थी ज़रा। जी प्लीज तो मेरे ना अपना रेशे की वजह से, बुखार की वजह से रेशे आया हुआ है, रेशे की वजह से कान और नाक बंद है। अच्छा, तो आप ऐसे कीजिए जैसे मैंने अभी भी बताया था, खुस्ते शीरी का बताया था कि खुस्ते शीरी को पीस के पाउडर बना लीजिए। 2 चम्मच अगर आपने खुस्ते शीरी लिया है तो उसमें आप शहद अगर डालना चाहें तो शहद डाल दें, नहीं तो 1 चम्मच खुस्ते शीरी को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। तो ये आपने सुबह शाम पीना है, और नीम और नमक इसकी स्टीम लेनी है दिन में 2 से 3 बार। तो इंशाल्लाह जो आपका ये मसला है उस हल हो जाएगा। और फिर अभी भी आपने ठंडी चीज़ें नहीं खानी, जैसे जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे रात को खीरा नहीं खाना, तरबूज खरबूजे या ये रात को आपने नहीं खाना। और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, दिन में 2 बार। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का सदाफ, थैंक यू वेरी मच। अगर आप, वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था शेफ मुनीसा, कोई ऐसा सवाल है जो आप डॉक्टर बिल्कीस से करना चाहती है? डॉक्टर बिल्कीस, आप कोई सवाल शेफ मुनीसा से करना चाहती हैं? कोई भी सवाल हो सकता है खाने से मुताल्लिक। ये खाना अच्छा बनाती है बस डॉक्टर बिल्कीस का जांच छुड़ा लूं फौरन। ये खाना अच्छा बनाती है, खुदा हाफिज़। हाँ, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तारीफ मेरी डॉक्टर बिल्कीस। मैंने ये नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई सवाल अगर उनका हो आपके लिए शेफ मुनीसा, कुछ भी हो सकता है ना कि गोश्त जल्दी कैसे गलेगा, एनीथिंग। बिल्कुल, लेकिन आपने बताया आप क्या कह रही हैं? मैं खुद माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। बस अच्छा, वो खुद ही एक्सपर्ट है, और क्या मुझे उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मुझे खाना बनाना जो है ना पसंदीदा मशगला होता है ना, मुझे अच्छे खाने बनाना और उसमें चीज़ें ऐड करना मुझे पसंद है। एक बड़ी मशहूर उर्दू की कहावत है, डॉक्टर इसी बात से तवज्जो से कह रहा हूँ, कहते जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब आप जब तक खिलाएंगी ना, मैं पता कैसे चलेगा अच्छा खाना। अरे वाह, चले ठीक है, आप बताएं नेक्स्ट थर्सडे बोले पक्का। डॉक्टर बिल्कीस वादा कर रही हैं आप ये? हाँ, आज आप ऑन एयर वादा करके जा रही हैं कि आप किचन में हमारे खाना पकाएंगी शेफ मुनीसा के साथ? जी बिल्कुल डन। तो एक काम करेंगे शेफ मुनीसा, आप स्वीट डिश बनाइएगा और डॉक्टर बिल्कीस खाना बनाए। ठीक है, डन हो गया। और मैं सिर्फ सोफे बैठ के चाय कॉफी पीऊंगा। हाँ, बस सही है, वो मेरी छुट्टी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। डन। वैसे आप कौन से किचन में काम कर रहे थे जो मैं वहाँ सोफे पे बैठा रहूंगा? मैं आपको यहाँ ना कम से कम कोई 50 शोज की क्लिप्स का एक मोन्टाज बना के दिखाऊंगा, जहाँ मैं बर्तन धो रहा हूँ, जहाँ मैं सब्जी काट रहा हूँ, जहाँ मैं गीला कचरा डस्टबिन में फेंक रहा हूँ, सारा काम तो मैं बहुत कोई मेहनत कर ली आपने ना, वाह भाई वाह। देखिए शेफ मुनीसा, कभी कभी जिंदगी में आपको कोई ऐसी चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं मिली होती। कोई हुनर होता है या कोई एबिलिटी होती है, लेकिन आपको पता है वो जो आपकी डिसेबिलिटी होती है ना, उसी को आप अपनी एबिलिटी बना लेते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर है डॉक्टर महविश, जो कि सुनने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन वो डॉक्टर बन गई हैं। वो एक इतना ज़बरदस्त सोशल वर्क कर रही हैं, और क्या कितनी ज़बरदस्त बात नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम कहते हैं ना कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं या वो स्पेशल लोग होते हैं, वाकई अगर उनके पास एक सेंस स्पेशली एबल्ड, ठीक है, उनका एक सेंस नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने उनके बाकी सेंसेस इतने तेज कर दिए होते हैं कि जो हमसे भी ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। लेकिन मुझे अच्छी बात जो लगती है कि कोई भी चीज़
कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको कामयाब होने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। डॉक्टर बिल्किस, वो जज्बा, आई थिंक अंदर जज्बा रहता है ना, जब तक बिल्कुल वो आग जलती रहती है, जब तक आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम सल्यूट करते हैं डॉक्टर महविश को। व्हाट अ फैंटास्टिक डॉक्टर, जबरदस्त। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, मैं बता दूं, मैंने इसके अंदर तकरीबन तमाम मसाले शामिल करे आपके सामने, और मैंने 2 प्याज फाइन चॉप करके बिल्कुल वो शामिल कर दिए है इसके अंदर, और ऑयल शामिल करा, और फिर मैंने हांडी यानी मटका जो है इसके अंदर भी पूरा ऑयल लगाया, साइडों से पूरा ड्रिजल करते हुए, ताकि सब जगह से वो चिकना हो जाए, गोश्त या चिकन जो भी है वो उस पर लगे ना। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको इसी के मटके की जो प्लेट होती है या लेड होती है उससे कवर करके आटे से हम चारों तरफ से सील कर देंगे। सील करने के बाद इसको आराम से 1 घंटा, अगर चिकन है तो 1 घंटा रख के आपने भूल जाना है स्लो फ्लेम पे, ठीक है। ऐसा ना हो आप तेज़ फ्लेम पे रख दिया और 1 घंटे में वो पूरा अंदर से कोयला हो गया ठीक है। और अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो मटन को आप 2 से 3 घंटा देंगे, बीफ को आप 3 से 4 घंटा रख के और भूल जाए। उसके बाद जब आप इसकी प्लेटिंग करेंगे, जब आप इसको निकालेंगे, तो इतना मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट, बहुत ईजी क्विक सी रेसिपी है, लेकिन पकने में टाइम लेगी, लेकिन इसकी तैयारी में आपको टाइम बिल्कुल फ्लेवर अच्छा होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आगे जैसे बकरा ईद आ रही है, उसमें इस तरह की डिशेस बड़ी जो है वो पसंद की जा रही होती हैं कि वो खवातीन बड़ी काम में बिजी होती हैं, और उसमें पक भी बहुत सारा खाना रहा होता है। एक बहुत ही महंगा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डॉक्टर बिल्किस आपसे और शेफ मुनीज़ा, दोनों जवाब बताएंगी, और अगर इख्तिलाफ हो जवाब में तो प्लीज़, मुझे तो इख्तिलाफात बहुत पसंद है मैं चाहता हूँ इख्तिलाफात हो ताकि मोहब्बतें बढ़ें। आपको पता है ये बात डॉक्टर बिल्किस, जहाँ इख्तिलाफात होते हैं ना वहाँ मोहब्बतें बढ़ती हैं। ऑफ कोर्स नेचुरली, क्योंकि आप पता है हाइट ऑफ इमोशंस पे होते हैं ना, वो इख्तिलाफात आप क्लियर करना, और हर इंसान आपकी किसी भी लड़ाई हो, इख्तिलाफ हो, आप डीप डाउन चाहते हैं कि ये मसला सॉल्व हो जाए। हर इंसान ये चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना रहे। एक जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि जब कुर्बानी करते ही जो गोश्त घर में आता है उसमें हीक होती है, वो कैसे जाए, बताएं। देखिए, हीक होती है तो मैं तो यूजुअली ये कर रही होती कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, मैं तो यूजुअली लिहाफ ओढ़ के सो जाती हूँ। हाँ, तो इतनी सारी गाय और बकरी कौन समेटता है घर में, सारा खवातीन को ही करना पड़ता है, ठीक है। मर्द हज़रात तो बाहर से कटवा के फारिग हो जाते हैं ये लोग। 1 मिनट, हाँ। क्या फारिग हो जाते हैं? आप लोग कटवा के जाके सो जाते हैं? नहीं, सो नहीं जाते, वहाँ खड़े रहे कसाई के सर पे। एक तो पहले कसाई ढूंढो, फिर उससे 1.5 घंटा बार्गेन करो, अबे इतने ले ले यार, अबे भाई तू इतने पैसे क्यों ले रहा है। पहले तो ये बार्गेनिंग चलती है, फिर वो मान जाता है, फिर वो कहता है अच्छा खाल मुझे दे देना, फिर कहता है खाल तुम्हें क्यों दे। ये आपको पता है कितनी देर का प्रोसेस है ये। उसके बाद एक बात बताए, इतनी बड़ी जब गाय और बकरे कट के अंदर आते हैं उसको समेटना कितना मुश्किल होता है। आप तो कटवा के जाकर बेगम अम्मी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। नहीं शेफ मुनीज़ा, क्या मैं खाऊं नहीं अब मैं? नहीं तो कच्चा खाए बगैर सो जाओ, कच्चा गोश्त का मतलब कहते पहले सबसे पहले तो कलेजी जाती है ना। अच्छा मैं बताती हूँ, सबसे पहले जब गोश्त जैसे कुर्बानी का गोश्त अंदर आता है तो जो उसको है ना, एक तो क्या करते हैं धो लेते हैं फौरन, बहुत बड़ी गलती है। आपने उसको रखना है जब तक वो खुद ही मतलब ठंडा ना हो जाए, उसकी जो टेम्परेचर है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। डॉक्टर साहब फ्रिज में ना रखे, बाहर ही रखा रहने दें। बाहर ही रखना है, और उसको हवा में खुला रखना है। उस वक्त फौरन थैलियों में नहीं डालें। पहली गलती, ख़राब भी हो जाता है, आप किसी को बांटते हैं उस वक्त तक वो ख़राब हो चुका होता है। हींग ख़त्म करने के लिए जो मेरा तरीका वो ये है कि सिरका, सफ़ेद ज़ीरा और नमक, अच्छा बस ये आप लगा लें। ज़बरदस्त डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप आती है तो शो में एक माशाल्लाह रौनक सी आ जाती है, वरना तो आपको पता ही है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, डॉक्टर बिल्किस के डन। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इतना खूबसूरत साजीना, शादी का म्यूज़िक, बहुत सारे लोग अपनी शादी की वीडियोस में ये गाना लगाते हैं। ताली दे थल्ले, इतना खूबसूरत गाना है नाजिया हसन का। लोग जब शादी करते हैं कितने ख्वाब लेके शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उनकी ख्वाहिशात होती हैं, एक आगे की ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हो जाएगा। जो लड़की के वालिदैन हैं वो सोचते हैं कि हमारी बेटी एक बहुत अच्छे घर में जाएगी। जो लड़के के वालिदैन हैं, फैमिलीज़ हैं, लड़का जो खुद सोचता है कि एक अच्छा एडिशन होगा हमारी फैमिली में, एक
बेहतरी की तरफ ज़िंदगी जाएगी, लेकिन कभी कभार ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको पता नहीं होता कि जिस घर में आप अपनी बेटी ब्याह रहे हैं वो घर वाकई एक घर है या एक नाइटमेयर है, एक खौफनाक ख्वाब साबित होगा। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोवेलेंट है। बहुत सारे लोग ये बात सुनते हैं कि जी ये साहब अपनी बीवी को मारते हैं। अरे हमें वहाँ से आवाज़ आती है, वो तो अपनी बीवी को बहुत मारते हैं। अरे यार वहाँ तो रोज़ लड़ाई होती है, बर्तन टूटने की आवाज़ आती है। हम लोग ये चीज़ें सुनते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जाके पड़ोस में इधर उधर जाके पता करते हैं कि भाई वहाँ लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही थी, हमको सॉल्व करा दें। इसी तरह की हमारी बड़ी अच्छी बहन है, एक एडवोकेट है, बड़ी शानदार एडवोकेट है, शबाना अली साहिबा। उनकी कंपनी का नाम है शबाना अली एंड एसोसिएट्स। 17 साल का एक्सपीरियंस है, क्रिमिनल, सिविल, टैक्स और फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती हैं, मीडिएट करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं और कोई फैमिली का मसला उसको सॉल्व करती हैं कोर्ट तक पहुंचने से पहले। बड़ी शानदार शख्सियत है इनकी, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबाना साहिबा, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। शबाना साहब, डोमेस्टिक वायलेंस कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे मुल्क में? ये मारपीट के केसेस आप कितने ज़ाती में देखती हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा ये इसका रेशो बढ़ गया है। पहले हम देखते थे कि अगर आपके आस पड़ोस में, जैसे आप बात कर रहे थे, आस पड़ोस में अगर किसी के झगड़े की आवाज़ आती है, कुछ होता है, तो घर के बड़े जो होते थे पड़ोस में वो जाते थे और जाके पूछते थे। अगर उनके घर वालों से डायरेक्ट, अगर उस लड़के से लड़की से नहीं पूछा, तो घर में जो बड़े होते थे कि भाई आपके बच्चे लड़ रहे थे, क्या वजह थी, और कोशिश करते हैं सब मिलके उसको रिजॉल्व करने की। लेकिन अब हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि किसी को यही नहीं मालूम कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है। जी। हमें आवाज़ तो आती है कि वहाँ झगड़ा हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं पता वहाँ रह कौन रहा है, कुछ दिन पहले कौन रह रहा था और आज कौन रह रहा है। तो इसलिए कोई भी किसी के मामले में कोशिश ही बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। और अगर कोई थोड़ी सी दीदा दलेरी दिखा दे और वो जाए और जाने की कोशिश करे, पूछने की कोशिश करे, तो जो वहाँ रहते हैं जिनका झगड़ा होता है वो इतनी बुरी तरह से मिसबिहेव करते हैं कि फिर इंसान की बिल्कुल जी हिम्मत ही नहीं होती जाने की। वो कहते हैं जी किसी के मामले में हम क्यों पढ़ें। तो लेकिन आप जो ज़्यादातर केसेस देखती हैं, मुझे एक बात बताइए, एक बड़ी अजीब सी बात है। कहा जाता है कि भाई जो जहाँ तालीम की कमी होती है वो लोग अपनी बीवियों को ज़्यादा मारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता है, जहाँ पे बहुत एक बंद माहौल है, बेगम को इजाज़त ही नहीं है दरवाजे के बाहर देखने की भी, वहाँ ज़्यादा मारपीट होती है। आप जो केसेस डील करती हैं शबाना, आप ज़्यादातर किस तबके के अंदर ये चीज़ देखती हैं होते हैं? देखें, ये हम देखते हैं कि 50% तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियों को या बच्चियों को पाबंदियों में रखा जाता है, या मर्द जो हैं कि बिल्कुल एक डोमिनेंट, जैसे वैसे तो है हमारी सोसाइटी, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि एक डिक्टेटरशिप की तरह मर्द होते हैं कि वो घर में डिक्टेट के जो बोलें वही वाइफ करे, वही घर की ख़वातीन करें। तो वहाँ ये चीज़ें काफ़ी हद तक उसका आप देखें तो 50% तक ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जहाँ बात करते हैं कि हमारे पास किस नौयत के केस, किस तरह की फैमिलीज़ आती हैं, तो हमारे पास तो हर तरह की फैमिली आती है। हमारे पास हायर अपर क्लास भी आती है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी आती है, जहाँ आदमी अपनी बीवी को मारते हैं। हमने ये भी देखा है कि सिर्फ हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जनाब अगर मर्द अनपढ़ है या औरत अनपढ़ है तो वहाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ नहीं होते, वहाँ कम होते हैं, झगड़ा कम होगा, वॉइस जो है वो बहुत पोलाइट बात करेंगे, लाउड नहीं होंगे, और लाउड होते हैं तो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में लोग होते हैं। ये बहुत गलत हमारा कॉन्सेप्ट है। आपके ख्याल से ये हर जगह होता है? बिल्कुल हर जगह होता है। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि दे आर हाईली क्वालिफाइड और मल्टी चेन्स ऑफ कंपनीज के ओनर्स हैं, लेकिन उनका अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर डिक्टेटर की तरह है, बदतमीज है बिल्कुल। और उसकी वजह आपको क्या लगती है? अगर थोड़ा सा हम डीप रूटेड कॉज उसका जानना चाहें, क्या वजह होती है मर्द क्यों बदतमीजी अपनी बेगम से करते हैं? वो कहते हैं कि हमारी बेगम हमारे हिसाब से नहीं चल रही, हमारे हिसाब से सुन नहीं रही। एक्चुअली हम लोगों ने जो देखा है वो मेजॉरिटी जो बात करते हैं तो वो जहाँ लव मैरिजेस होती हैं जी, वहाँ पर थोड़े डिस्प्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। वजह ये नहीं, वो उसकी वजह ये है कि लड़की लड़का दोनों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट नहीं करती तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होगा। आपका क्वेश्चन था पढ़ी लिखी फैमिलीज या जो भी, मैं ये कहती हूँ आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। आप चाहे जितने भी पढ़ लिख लें, लेकिन जो आपका घर का माहौल है जिसमें आपकी तरबियत हुई है
वो कहीं नहीं जाती, वो आपके दिमाग में, जहनों में रहती है। अगर उन्होंने अपने फादर्स को देखा है अपनी आपकी मदर को मारते हुए, तो वो यकीनन वो भी अपनी वाइफ के साथ ज़्यादातर मेजॉरिटीज़ में यही होता है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे कहूँगी कि जो फैमिली का माहौल होता है वो जो है आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर कर रहा होता है। बच्चे वहीं से अडॉप्ट करते हैं, ये नहीं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, वो कर दिया, उसके बाद वो इंसान बन गया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ये डिग्रियां माइंड आपका चेंज नहीं करती ना, आपकी फितरत नहीं चेंज कर सकती आपकी डिग्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शेफ मुनीज़ा, आपको पता है आप बिल्कुल मेरी बहन है और मैं बहुत दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। एक बहुत ही ऑनेस्ट नोट पे मुझे एक बात बताएं, अगर खुदा ना खास्ता अभी आप एक खुद मुख्तार खातून है, आपको एक नाम है, आप अपना काम करती है, अपना बिजनेस चलाती है, अगर कभी हमारे दूल्हा भाई आप पे हाथ उठाने की कोशिश करें या उठाएं तो आपका क्या रवैया होगा? देखिए, मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, क्योंकि वाइफ का काम ये नहीं है, हमारे इसमें ये कह दिया जाता है कि नहीं जाओ और फिर जनाजा वहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आप क्यों टॉलरेट करें? क्या आदमी बर्दाश्त करेगा औरत उसके ऊपर हाथ उठाए? तो इसी तरह आदमी और वाइफ दोनों इक्वल है ना, अल्लाह ताला ने भी हमें इक्वल बनाया है ना, तो हम क्यों बर्दाश्त करें उस चीज़ को? ठीक है ना, आप उसका लीगली एक्शन ले सकते हैं जाके कि भाई क्यों ये हम पर हाथ उठा रहे हैं। जब वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हम उनके ऊपर हाथ उठाएं, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? देखिए ख़वातीन और हज़रात, हमने आपको शेफ मुनीज़ा की ये बात सुनाई, शबाना आपने भी बात सुनी। शेफ मुनीज़ा एक पढ़ी लिखी खुद मुख्तार खातून है जो कि अपने राइट के लिए स्टैंड अप करेंगी। शी इज़ इन अ माशाल्लाह वेरी हैप्पी मैरिज, उनकी अल्लाह ताला ज़िंदगी ऐसे ही खुश खुरम रखे। लेकिन हमारी एक और बहन हमारे साथ है, इरम उनका नाम है, उनकी बेटी फातिमा हमारे साथ है, वो भी एक तालीम याफ्ता खातून है, खुद मुख्तार खातून है, लेकिन उनके हस्बैंड उन पर बाकायदगी से हाथ उठाते हैं। उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? ओके, अच्छा, आज शबाना ये एक फैमिली है हमारे साथ, इनके हस्बैंड जो है ये पे। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया इरम? शादी को हमारे हो गए हैं 16 साल हो गए होंगे। 16-17 साल जी, 16-17 साल हो गए। अच्छा, और फातिमा की क्या एज होगी अभी तकरीबन? फातिमा 14 साल की। 14 साल जी। अच्छा, ये आपकी शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? जी, अरेंज मैरिज थी ये। अरेंज मैरिज जी। अच्छा, तो आपको कहाँ पसंद किया था आपके हस्बैंड? हम लोग किसी के इवेंट में गए थे, शादी हो रही थी और ये भी वहीं पर ही थे। इन्होंने मुझे देखा, पसंद किया मुझे पहले, फिर अपनी फैमिली को भेजा, तो ये इस तरह अरेंज मैरिज हो गई। अच्छा, और अच्छा, शादी के कितने अरसे तक ताल्लुकात आपके उनके साथ अच्छे रहे? अभी भी आप मतलब अभी भी आप साथ, अपने अलहदगी वगैरह तो इख्तियार नहीं की? नहीं, अभी साथ हैं जी। तो अभी हम कैसे एक दूसरे से अलग हो जाए? हमारी बच्ची का फ्यूचर का सवाल है जी। ऑफ कोर्स इतना गलत असर पड़ेगा हमारी बच्ची पे अगर हम अलहदगी कर लेते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक जो वालिदैन, हमारे मुल्क का भी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जो वालिदैन अलहदगी कर लेते हैं फिर उनकी बेटियों की शादियां मुश्किल हो जाती हैं। कह रहे भाई माँ तो छोड़ के चली गई थी शौहर को, ये भी चली जाएगी हमारे बेटे को छोड़ के। चाहे गलत हो चाहे औरत गलत हो, इल्जाम हमेशा औरत पे ही आता है कि औरत ही गलत हो। शबुनीज़ा, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना, सोसाइटल इशू है, होना चाहिए, होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि जो ये काम कर रही है, अगर ये अभी बर्दाश्त कर रही है तो कल इनकी बेटी भी फिर यही होगा कि वो खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अल्लाह उस बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन, आमीन, लेकिन बिल्कुल। जो है कल उसकी लाइफ में होगा तो वो भी यही बर्दाश्त ही कर रही होगी कि मेरी माँ ने बर्दाश्त किया था, वरना फिर वही होगा कि माशरे में हम बेइज्जत हो जाएंगे। मुझे बताएं, शादी के कितने अरसे के बाद आपके हस्बैंड का जो मूड खराब होना शुरू हुआ, हाथ उठाना शुरू? आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं? जी जी, मैं जॉइंट फैमिली सास में रहती नंद हूँ, वगैरह के साथ? यही कोई शादी के 1 साल तक बस ये ठीक रहे। ठीक है। फिर 1 साल के बाद तो ये निकल कर आए अंदर से। ये तो किस तरह पहली क्या बात, मतलब किस बात शुरू कैसे हुई है? ये ऐसा हुआ, इनके खानदान में शादी हुई। ठीक है। ठीक है, वैसे तो हम आते जाते रहते थे, ये अपनी जॉब पे होते थे तो मैं अपनी सास के साथ, नंद के साथ चले जाया करती थी, ये ज़्यादा अटेंड नहीं करते थे। बिल्कुल। एक शादी में हम लोग गए, शुरू की बता रही हूँ, 5-6 महीने में एक शादी आई इनके यहाँ। अब ये वहाँ पे पहुँच गए शादी में। अब जब हम घर आए ना, आप यकीन करें इतना इन्होंने हंगामा किया है ना घर पर आके कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये कह रहे हैं कि वो आदमी आपको क्यों देख रहा था, वो आपको क्यों देख रहा था, उसने आपसे बात क्यों की और तस्वीर क्यों खिंचवाई। एक तो बात करने की तमीज़ नहीं उस आदमी को, सिर्फ अपने पैसों का घमंड है बस। आपके हस्बैंड को? यस जी। तो अब देखें, अब कोई देख रहा है तो हम तो रोक नहीं सकते ना किसी को देखते हुए। कहते हैं कि किसी को बोलते हैं मुंह कैसे रोकें, आंखें कैसे रोकें। तो जब हम घर पर आए ना, आप यकीन करें मैं प्रेग्नेंट थी जब। जी। उस आदमी ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि इस हालत से हैं कि थोड़ा सा ख्याल करें। इतना मुझसे लड़े, इतना लड़े, और हाथ उठाया। यही कोई समझे 6 महीने बाद यहाँ फिर मुझ पे हाथ इन्होंने उठाया था। वही सब देखने के बाद जब हम लोग शादी में से आए घर पे, इतने शक, इतना शक कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्हीं के जो रिलेटिव मुझसे बात करें, आके पूछते हैं कोई जाता है शादी में, इसने आपसे बात क्यों की।
मैं तो इतने तमीज़ से बोल रही हूँ, वो कहते हैं इससे तूने कैसे बात की इससे। इस आदमी को इतना ही मेहनत नहीं है कि अपनी वाइफ से किस तरह बात की जाए, किस तरह रिस्पेक्ट की जाए। मैं क्या बोलूँ उस आदमी के लिए, आप बताएं। इतना शक तो अच्छा नहीं होता ना इंसान के लिए। बिल्कुल सही बात है। और मैं इस बात के बारे में क्या कहूँ कि देखिए, बातचीत तक तो सही है, झगड़ा मुंह ज़बानी भी सही है, हाथ उठाना आई थिंक एक बहुत एक्सट्रीम चीज़ है जो कि हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में क्या लॉज है, इसके बारे में इरम की और क्या कहानी है। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहन इरम अपनी कहानी सुना रही थी कि इनकी शादी को तकरीबन 15-16 साल का अरसा बीत चुका है। 13 साल की इनकी बेटी है फातिमा, और जो इनके हस्बैंड हैं वो इन पे हाथ उठाते हैं बच्ची के सामने, लिहाज नहीं करते। हमने अपने इनसे नंबर लिया और इनके हस्बैंड को नहीं मालूम था कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इनके हस्बैंड को इनवाइट किया शो पे। अली अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से। और शबाना साहिबा हमारी जो लॉयर, उनसे पूछा चाहता हूँ, शबाना मुझे एक बात ही बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो मर्द हजरात अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं और जो बीवियाँ चुप रहती हैं, जो इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाती कि ये बात दबा दो या इस बात को रहने दो, या जो सासें या जो लड़की की माएँ कहती हैं कि अरे ये तो होता ही है, अरे मर्द तो ऐसे ही होते हैं, इनकी सज़ा क्या है? इनकी सज़ा अभी 2020 में एक कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ था जिसमें ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई है। उसमें देखें, जो भी अगर चाहे कोई शख्स अपनी बीवी को मारे, किसी गैर औरत को मारे या किसी गैर मर्द को, जैसे पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का लॉ है और उसमें जो सज़ा है उस शख्स के लिए भी वही सज़ा है। अगर बीवी जाकर कंप्लेन करती है, पुलिस स्टेशन जाती है, कंप्लेन करती है, एफआईआर होगी, तो मर्द को वही सज़ा होगी जो एक आम आदमी एक आदमी को मारता है। और अगर उसका कोई पार्ट बॉडी का कुछ लॉस होता है या कोई भी चीज़ होती है इस तरह झगड़े की बुनियाद पे, तो वो उसको उसी के तहत ही सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी मिनिमम जो बिल में बात की गई है, मिनिमम जो सज़ा होती है वो 3 मंथ्स की होगी और मैक्सिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट होती है। और पनिशमेंट भी आपको कैद होगी, इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। ठीक है। और 3 महीने की मिनिमम 3 to 6 मंथ्स और है। मैक्सिमम 3 इयर्स की है। ठीक है। और उसके अलावा आपके ऊपर फ़ाइन भी होता है। ठीक है। तो वो अगर आपने उसको साथ ज़्यादती की है, जैसे टाउंट करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो 20,000 से लेके 1 लाख तक का आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। मैक्सिमम 1 लाख रुपए रखेंगे। और अगर आप जुर्माना, लेकिन शबाना, इन सज़ाओं के बाद शादी तो फिर नहीं रहती। कौन आदमी ये सज़ा गुजारने के बाद वापस उस बीवी की, या वो बीवी वापस उस शौहर के पास जाएगी? मतलब वो शादी तो फिर डिसॉल्व ही हो जाती है एक तरह। बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कर रही हूँ। जी जी। मार पड़ रही है तो फिर उस बंदे के साथ आपको कंटिन्यू करने का भी क्या फ़ायदा है? अगर वो शख्स ऐसा है, वो शख्स शुरू में ही सही नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स से कंटिन्यू करने का भी क्या फ़ायदा है? जब वो आपको मार है तो आपको क्या लगता है कि वो सज़ा के बाद सुधर जाएगा? शेख मुनीसा, देखें जिस तरह अभी इरम ने कहा, हमारी बहन ने, कि देखिए बच्ची का मुस्तकबिल है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले ख़वातीन को हमारे मुल्क में करने पड़ते हैं। बताइए इरम, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बात से मैं इत्तेफाक। ठीक है, हम अली भाई की तरफ आते हैं। अली भाई, आप मुझे एक बात बताएं, आप इन पे क्यों हाथ उठाते हैं? वजह क्या है? क्या वजह है? मतलब देखिए, मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों की सुनी खामोश होके, इसलिए कि मुझे जब आप लोगों ने कॉल किया और यहाँ बुलाया, मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो पॉइंट आउट है, ये घर से निकली मुझे कुछ और कह के और आके बैठी हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें दुनिया देख रही है। जी। क्या एक मर्द ये बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन आप ये सोचे कि जब इन्होंने ये हरकत इस वक्त की है, तो ये क्या क्या हरकतें करती होंगी जिस पे मुझको गुस्सा आता होगा, जिस पे मैं हाइपर होता हूँगा, मैं अपने हवास खोता हूँगा और उसके बाद हाथ उठाता हूँगा। किसी मर्द को अच्छा नहीं लगता वो अपनी औरत पे हाथ उठाए। इस बात को आप भी समझते होंगे और ये मेरी प्यारी बहन जो लॉयर यहाँ बैठी ये भी समझती होंगी।
ऐसा नहीं है कि मुझे मार कर इसे खुशी होती है या मुझे अपने बच्ची का मुस्तकबिल जो है वो अजीज नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है सबसे बुरी हरकत आज हद कर दी है खानदान वालों के सामने हाथ उठाते हैं ये भाई, जी, अपने खानदान वालों के सामने हाथ उठाते हैं जब कोई नहीं देखता, उनके सामने जलील करते हैं जब कोई नहीं देखता। अब ये अभी सब देख रहे हैं यहाँ। लेकिन मुझे एक बात, आप छोटी सी बात बताएं, देखिए वजह क्या होती है हाथ उठाने की? देखिए आज तो मैं आपको बयान देखिए आज तो हमें इरम ने हमसे राब्ता किया सिर्फ इस वजह से कहने की कि मेरी बस हो चुकी है, आप ये छोटी बच्ची पे हाथ उठाना शुरू हो गए। मतलब एक इंसान, एक को देखें, आप अभी आप अपनी बेगम पे हाथ उठा रहे हैं, किसी वजह से आप हाथ उठा रहे हैं, आप कहने उन्होंने ये गलत किया वो गलत किया। ये एक नया मुस्तकबिल आपके सामने मौजूद है, आपको अंदाजा है इसके दिमाग पे क्या, इसका क्या हाल कर। तमीज होती है ना इनको तो हम यहाँ बैठे भी नहीं होते। नहीं तो आप मुंह से भी तो बात कर सकते हैं, जरूरी हाथ उठा के या समझाएं। लेकिन एक मिनट है, लेकिन देखिए दूसरा पर्सपेक्टिव जाना जरूरी होता है। अली, हर चीज का एक हद होता है। आप मुझे बताएं, अच्छा आपने पहली बार इन पे हाथ कब और क्यों उठाया? हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, जब लिमिटेशन आप क्रॉस करते हैं, चाहे वो बीवी हो चाहे बाहर खड़ा हुआ एक आम इंसान क्यों ना हो, तो इंसान अपने हवास खोता है। गुस्सा इसीलिए कहा गया है हराम है क्योंकि गुस्से में इंसान वो काम करता है जो उसकी फितरत में भी नहीं होता। या फिर डायरेक्टली मुझे धमकी दे रहे हैं बाहर खड़ा हुआ इंसान, मैं उनका भाई हूँ देखिए, और मैं इस तरह की सारी औरतों के लिए खड़ा हूँ हमेशा। अगर आप मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहे बाहर खड़ा हुआ इंसान की बात नहीं है, एक औरत आप सोचे पूरी दुनिया के सामने अगर खड़ी हो रही है कि मुझ पे हाथ उठाया जा रहा है, इसकी कोई तो वजह होगी ना। आप मुझे एक बात बताएं, आप हाथ किस बिना पे उठाते हैं? आप मुझे वजूहात बताएं। इनकी आवाज, इनकी बदतमीजी जी एक कमरे से निकल के मोहल्ले के 10 घरों तक जाती है जी। इनकी शिकायतें ऐसी हैं जो एक साइको औरत करती हो। साइको भी मर्द बनाता है भाई, इन्होंने साइको बनाया, औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? साइको बनाया, मैंने इनको आजादी बहुत दे दी, मैंने इनको डिजाइनर कपड़े दे दिए, मैंने इनको मेकअप दे दिया, इनके 25-30 हज़ार के मेकअप नहीं खत्म होते, इनके लाखों रुपए के जो है शॉपिंग खत्म नहीं होते। मैं दिन रात मेहनत करके आता हूँ, उल्टा ये मेरी बेटी को मेरे खिलाफ वर्गलाती है कि तुम्हारा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, बदकिरदार इंसान है। ये आप बताएं, ये कौन सा बाप बर्दाश्त करेगा? आप किस बिना पे कहते हैं कि बदकिरदार है? अरे हर किसी के सामने बदतमीजी करना। अच्छा मैं तो ऐसे जाऊँ आऊँ तो ऐसे ताने मारते हैं, बाहर लड़कियों को घुमा रहे हैं। अगर टीचर है तो भाई टीचर को टीचर की हद तक स्कूल में रखो। देखिए मेरे एक स्कूल का बिजनेस है, वहाँ पर स्टाफ होता है, टीचर होता है, समटाइम ऐसा होता है किसी के कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है, कोई और प्रॉब्लम होता है, उसमें ये होता है किसी को हमने ड्रॉप कर दिया, कुछ कर दिया, इत्तेफाक से किसी ने, इनके खानदान वालों ने देख लिया मुझे, तो वो ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं औरतें घुमा रहा हूँ, लड़कियां घुमा रहा हूँ, उन पर पैसे लुटा रहा हूँ। वो तो आपकी आदत है। अगर मुझे यही करना होता तो मेरे पास एक नहीं 3-3 4-4 बीवियां होती, ये एक औरत क्यों होती, ये एक बेटी क्यों होती? देखिए मुझे एक बात बताएं, आप किस बिना पे इतना बड़ा ये जाती है किसी जगह, इनको कोई देख रहा है, ताड़ रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, वैसी चीजें कर रहा है, इनका जो है इंटेंशन चेंज हो जाता है वहाँ पे, इनका चलना फिरना चेंज हो जाता है, लेकिन अली भाई चेंज हो जाती है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उनको कोई ताड़ है, उनको कोई देख रहा है, तो उसमें उनकी क्या गलती है भाई? तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ, जब ये बोलेगी तो मैं भी बोलूंगा, जाहिर सी बात है, टिट फॉर टैट। जैसा ये करेंगे वैसा मैं करूंगा। आज बच्ची को इन्होंने इतना वो किया हुआ है, इतना ज्यादा वर्गलाया हुआ है कि मुझे गुस्से में, इसके ऊपर भी गुस्से में हाथ उठा देता हूं। मैं क्या करूंगा? अल्फाज खत्म हो जाते हैं अशरफ भाई कभी कभी इंसान के पास। जैसे आपने भी एक बात कहा कि जब इंसान हाइपर होता है, गुस्से में आता है, तो वो अपना आवाज खो बैठता है। बाहर खड़ा हुआ इंसान हो चाहे कोई भी हो, आपने भी एक चीज फील किया कि मैंने आपको डायरेक्टली धमकी दी, मैंने आपको धमकी नहीं दी, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, आपने इनको बुलाया है, इनको इज्जत दी, इस जगह पे बैठाया है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे भी जब कॉल आई तो मुझे ये नहीं पता था ये फोन कहां से और क्यों आ रहा है। ये तो मैंने इत्तेफाक से फोन उठा लिया, मैं स्कूल में बैठा हुआ था, मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि ये चीज है। आपको पता है आज तक तो स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, ये तो ऑफिस वर्क था कि मैंने फोन उठा लिया। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि ये कदम इंसान उसी वक्त उठाता है जब पानी हद से गुजर जाता है। इस वक्त इरम सही है या अली भाई सही है या शबाना जो बात कर रही है वो सही है, जो कि हमारी लॉयर है, जो लीगल बात कर रही है, इसमें कितनी ज्यादा कौन सा लॉ या लागू होता है? देखे इनका मेकअप, देखे इनकी चीजें, देखे लेकिन की फीस से लेके हर चीज, हर आजादी मैंने दी हुई है। रात को 12 बजे घर आ रही है, 11 बजे घर आ रही है, इनकी फ्रेंड्स की तकरीबें खत्म नहीं होती है, पार्टीज खत्म नहीं होती है। इनको ये एहसास नहीं है कि इनकी बेटी स्कूल से आई है, होमवर्क किया नहीं किया है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग सा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और ज़ाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त इरम और अली भाई के घर का एक बहुत ही संगीन मसला यहाँ पे चल रहा है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है। शबाना, अभी तक आपने जितना इनका प्रॉब्लम देखा या सुना, आपके ख्याल से गलती कहाँ है और किसकी और क्यों है? देखें, अभी जैसे ये कह रहे हैं कि ये इनका कहना नहीं मानती हैं, इनको बताए बगैर चीज़ें करती हैं, तो मैं क्योंकि देखें अगर हम बात करते हैं कि लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है, तो फिर तो घर नहीं बसते। ठीक है, अगर घर बसना है और अगर वो भी रहना चाहती हैं और बच्ची की वजह से हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ रहना है, तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, इज्जत करनी, बिल्कुल दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, दोनों को एक दूसरे के साथ इंसानियत के दायरे में रहते हुए बात करनी होगी और दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। अगर एक तरफ से अगर कभी हस्बैंड गुस्से में है तो वाइफ को चाहिए कि वो थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले और बाद में मियाँ को बताए, जनाब ये यहाँ पर आप गलत थे, उस वक्त मैं नहीं बोली, लेकिन आप बच्ची के सामने इस तरह से चीखो पुकार नहीं किया करें, यूँ नहीं चिल्लाया करें। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर कभी भी चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे आप अपने दफ्तर में हो, चाहे दो दोस्त ही क्यों ना, अगर किसी एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा अपना गुस्सा काबू करे। आप मुझे एक बात बताएं, जब भाई साहब गुस्सा करते हैं बहन, तो आप उतने ही गुस्से में चली जाती हैं, ये चुप होकर सुनती रहती है? ये घर की चीजें तोड़ती हैं, किचन की चीजें तोड़ती हैं, सर ये इतने गिलास तोड़ती है, कप तोड़ती है, क्या वो क्या बच्ची बताएगी आपको मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, मेहनत करके चीजें लाता हूँ। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी देखे बैठे बैठे मुझे इल्जाम लगाने के 12-12 बजे घर से जाती हैं और आती हैं, क्यों आती जाती हैं ये भी तो आप इनसे पूछें। इनकी अम्मी को लेके जाती हैं हॉस्पिटल, उनका इलाज चल रहा है, कौन लेके जाएगा? इनको तो बस सिर्फ अपने पैसों का घमंड है, बस पैसा नहीं है, सब कुछ पैसा। तो 12 बजे आपकी वालिदा को लेकर आ रही तो फिर क्या मसला है? इस पे भी इल्जाम लगने लगा है। हुलिये से मसला, आपको किस चीज से मसला? आपको क्या लगता है सच कह रही हैं? ये तो आपके सामने जो कहेंगे वो सच होगा। आप कहेंगे वो सच होगा? नहीं, आप जो कहेंगे वो सच होगा। आप 11 बजे की पार्टी में जो है ना, मेरी मां नहीं जाती, हॉस्पिटल एक दिन गई है तो 3 दिन कहाँ जाती है? किसकी पार्टी में जाती है? 3 दिन अपनी इंजेक्शन सहेली की पार्टी में जाती है। को। मुझे क्यों नहीं लेके जाती पार्टी में? भाई मेरा भी दिल है, मुझे भी लेके जाओ। मैं तो एक टीचर को वहां से ड्रॉप कर दूं तो इल्जाम लगाती है कि आप लड़कियों को घुमा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो घुमा रहे हैं, खर्चा। ये आपके घर का माहौल रोजाना यही होता है। ये मेरी बेटी मेरे स्कूल में पढ़ती है, एक्सक्यूज मी, ये मेरी बेटी मेरे स्कूल में पढ़ती है, मैं स्कूल का एक ऑनर हूँ जी, नीचे मेरे प्रिंसिपल है जी, मैनेजमेंट है, ये दो दफा फेल हो रही है, आपकी वजह से, पता है, आपकी वजह से। ऊपर से आके घर में अपनी माँ को बता रही है अब्बू के तो चक्कर चल रहे हैं, फला टीचर के साथ, मिस कमल के साथ, मिस आमना के साथ, मिस फला के साथ। वैसे ही बोलेगी ना। एक इसको मैं थप्पड़े नहीं मारूंगा तो क्या करूंगा, और हाथ उठाऊंगा तो क्या करूंगा? बेटा अम्मी अब्बा मेरा पूरा खानदान अबाया पहनता है और ये इसकी हालत देखे आप। आपने ऐसी हालत देखी, मुझे पसंद किया था, ये देखें इनकी, यही देखें, अल्लाह इतने झूठ बोलते हैं ना ये। पहली बार डिजाइनर सूट मैंने दिलाया था, मेकअप मेकअप लालू खेत से खरीदती थे, आज जाके सारा तारिक रोड से जो है 25, 30, 40 हजार, 50 हजार का मेकअप खरीदती है। बेटा आप मुझे एक मिनट बोलूंगा तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया सुन रही है, हंसेगी मेरे ऊपर। साहब देखिए, आपकी वाइफ है और इनके खर्चे वाइफ है, मेरी वाइफ है, इसका मतलब थोड़ी है मुझे जलील करने के लिए बुला लिया, बेइज्जत हो रहा हूं मैं। आप जो जलील करते हैं सर, ये जो जलील करते हैं सबके सामने, जब हमारी कोई इज्जत नहीं है, औरत की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ ये बता दें इस माशरे में। नहीं, आप बात सही कह रही हैं, मुझे आप देखिए, आप दोनों का मसला एक तरफ है, मेरा जो कंसर्न हमेशा से होता है वो होता है कि इस मासूम दिमाग पे क्या हो रहा है, क्या ये बच्ची रोजाना इतनी ही सहमी रहती है? बेटा आपके घर में आपको क्या लगता है, पापा आपके सही है या आपकी अम्मी सही है? बाबा बोलते ही झूठे, ये दोनों रोजाना स्कूल में भी यही बातें पूछती रहती हैं, ये लोग रात को लड़ते रहते हैं, मेरे एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, मैं एंजाइटी में जा रही हूँ। आप देख रहे हैं इसकी हालत, ये क्या हालत बना दी है? लेकिन कभी मेरे मुंह पे कह रही है पापा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं जब भी तो बच्ची बोल रही है। किस तरह की बात कर रही हो तुम यहाँ पे? आपने घर का माहौल खराब किया है, उस बच्ची का दिमाग खराब कर दिया तुमने। ठीक हो जाएगा, आपको क्या हो गया भाई? आप नहीं है, तभी सिखाई तुम्हें। आप बैठिए तो सही, गलत करने के बावजूद तुम्हें इतना इज्जत देने के बाद ये करती हो। आप बैठिए, इस तरह करें तो आपने देखा है सुने, आप इस तरह पब्लिक जगह पे तो नहीं मार सकते मुझे, तो सबके सामने जलील करते हैं। आप देखिए, एक सेकंड आप बैठे जरा, आप बैठे, अली भाई बैठे, आप एक लाइव शो पर, आप टेलीविजन पर हैं भाई, पागल कर दिया इसने मुझे, आधा मैं साइको हो गया। आप बैठे तो सही, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं साइको हो गया, इसने बुलाया किस जगह पे? आप बैठिए, क्या कर रही माँ बेटी मिलकर दोनों बोल रही मुझे झूठा। आप बैठे तो सही, पूरा खानदान हंसेगा मेरे। आप बैठे तो सही। आप इस तरह करने से आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, उनके बोलने से आपकी बेइज्जती इज्जत नहीं गया तो आप बेइज्जती होगी। आप सिर्फ आप सिर्फ एक बच्ची को खराब कर दिया, देखिए 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 दिमाग खराब कर दिया आपने बहन अपनी जिंदगियां काफी हद तक गुजार ली। आप ये मासूम बच्चे का दिमाग देखें, वो सहमी हुई एक बच्ची बैठी है, क्या ये बच्ची इस तरह रोज सहमी रहेगी?
क्या आपके घर में भी अगर ये हो रहा था कि ये बच्चे रोज इसी तरह, मतलब खुदा का वास्ता मुझे तो सोचना चाहिए थोड़ा सा। जिनका बाप जाहिल होगा ना तो उनके बच्चे ऐसे ही सहमेंगे। नहीं रह गया सोचने के लिए, मेहनत करने के लिए। मेरे पास तो माँ बाप को दोनों को सोचना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बाप या सिर्फ माँ सोचे, आप दोनों को सोचना है अपनी औलाद के लिए मिल के। बेटा अभी मर्द के लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं आप लोग। एक सेकंड आपको बेटा अम्मी अब्बा में से किसी एक की तरफ जाना, आप किसकी तरफ जाओ? मुझे किसी की तरफ नहीं जाना। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स है वैसे ये सब वो हमारे घर पे कुछ भी होते है, जैसे ईद वगैरह तो हम लोग कहीं पे नहीं जाते, नानू के यहाँ भी कुछ होता है तो बाबा जाने नहीं देते। मैं चाहती हूँ सब मिल के रहे। मेरे भाई वही बच्चा किनका। एक मिनट, नानू क्या क्यों नहीं जाने देते? पता नहीं, बाबा मम्मा को कहीं पे भी नहीं जाने देते। अच्छा, बाबा आपके लिए कभी तोहफा लाते हैं कुछ? नहीं। हाँ, वो अपनी बीवी के लिए नहीं लेकर आते तो बच्ची के लिए क्या लेकर आएंगे? ये जो ऊपर से नीचे वो पहनावा उड़ावा देख रहे हैं आप, ये क्या मतलब है? कोई ये जहेज बगैर जहेज के मैंने इससे शादी की है। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आप कोई लड़की ब्याह के घर पे ला रहे हैं, आपने कोई आपकी बेगम है, पहनावा उड़ावा कोई एहसान नहीं कर रहे, आपका फर्ज है। ये एहसान अपनी बीवी को अच्छा पहनाना उड़ाना आपका फर्ज है। दूसरी बात तो करे, माने तो सही उस बात को। दूसरी आपके बात सामने तो मुझे कह रही है मैं कुछ देता नहीं हूँ, लेता नहीं हूँ। बेटी को भी सिखाया, बेटी भी वही जुबान बोल रही है माँ की। खवातीनो हजरात, एक बहुत जरूरी बात है, आप अपने घर के जो मसले हैं उनमें से खुदारा इस मासूम बच्चे को बाहर रखें। मेरी समझ में नहीं आता ये जहालत कब खत्म होगी यहाँ से। ये छोटी बच्ची को देखें, इसका क्या मुस्तकबिल होगा? कल को तो वो अपनी ससुराल में क्या करेगी और उसके साथ उसके ससुराल वाले क्या करेंगे, ये तो सोचें आप। मेरी तो समझ से बाहर है क्या हो रहा है। जिस घर में ऐसे आदमी होंगे ना, बहन आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब ये हमारे पास बेतहाशा साइकोलॉजिस्ट आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो यही बताते हैं, दो लोग जब झगड़े में हो और अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा चला जाए बाहर या चुप हो जाए तो गुस्सा सॉल्व हो जाता है। शबाना, बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने हमें कुछ समझाया। ख़वातीनो हज़रात, आज का शो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, कुछ ज़रूर सीखिएगा इस शो से। छोटे बच्चों के जहन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। कल सुबह फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।